ओके, हम शुरू करते हैं फिर। हाँ जी। नमस्कार सभी को। मैं संकल्प फाउंडेशन के इस अभी संवाद सारथी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। संकल्प फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो फाउंडेशन है रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा वुमेन्स एम्पावरमेंट, इसके अलावा जो भी एनवायरमेंट एजुकेशन और हेल्थ के बारे में काम करता है रूरल एरिया में और सिटीज में। एक छोटा सा हमारा वीडियो क्लिप है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब कोरोना में सब फिजिकल एक्टिविटी बंद था तो हमारे एनजीओ ने ऐसे डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन वेबिनार शुरू करते हैं। तो हम 2020 से लेके 2021 तक पूरे ऑनलाइन वेबिनार लिए। महाराष्ट्र के अलग अलग जिले के जो भी स्पीकर है उनको हमने इनवाइट किया है वेबिनार में। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर मॉडल विलेज हो या फिर प्राकृतिक खेती हो, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे अलग अलग मिलेट्स फार्मिंग, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हमने वेबिनार्स लगे, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग इलाके से लोग जुड़े। और इससे बहुत सारे लोगों ने एक उनको नई दिशा मिल गई और इस पे काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अभी हम जिस वेबिनार में संवाद सारथी, ये हमने ऐसे डिसाइड किया कि जो भी स्पेशलाइज पर्सन है, दिव्यांग लोग हैं, इनको आमंत्रित करके इनसे जो भी इनका लाइफ का स्ट्रगल है ये सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए और उनसे जो सीखा हुआ है वो दुनिया के अलग अलग लोगों तक तो पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये वेबिनार जब शुरू हुआ 15 अगस्त को, उसके पहले हम बहुत सारे
लोगों से हमने डिस्कशन किया और हमारी मार्गदर्शक भावना ताई, इन्होंने हमसे कहा कि हम शुरू करते, आप ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुझे बताने में खुशी होगी कि आज तक 21 अलग अलग स्पीकर यहाँ पर आकर अपनी बात रख चुके हैं। और आज हम 22वें वेबिनार में, मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ अंजना मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो आज की वक्ता हैं उनका परिचय करवा दे। धन्यवाद। नमस्कार। संकल्प फाउंडेशन आयोजित संवाद साथी वेब संवाद श्रृंखला के 22वें श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमें माननीय इंद्रजीत नंदन जी संवाद साथी के श्रृंखला में अपना अनुभव कथन करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। एजुकेशन, MA इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, BCom पंजाब यूनिवर्सिटी। योगदान और उपलब्धियां। एक पंजाब के लेखिका के रूप में पंजाबी साहित्य में 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। दिशाध्ययन तौर पर यह कविता संग्रह 2022 में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की कुछ कविताएं दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। चुप दे रंग 2005 में कविता संग्रह प्रकाशित किया गया है। जोगिंदर बहरला जीवन गाथा गद्य 2006 में प्रकाशित हुआ है। शहीद भगत सिंह अंतक जीवन गाथा महाकाव्य 2008। यह किताब गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में MPhil थीसिस का विषय रही है। कविता दे मार्फत यह प्रकृति, सामाजिक कृतियां, कार्य, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और प्यार के बारे में लिखा गया काव्य संग्रह है। यशोधरा महाकाव्य 2015। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर यह पंजाबी साहित्य में पहली कृति है। 2013 खेती विरासत मिशन के द्वारा प्रकाशित बलिहारी कुदरत पत्रिका में संपादकीय बोर्ड सदस्य है। 2018 में 7वें अखिल भारतीय दिव्यांग साहित्य सम्मेलन नासिक के अध्यक्ष रहे हैं। आम चुनाव 2019 और राज्य चुनाव 2022 के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए होशियारपुर जिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं की पहचान कराने के लिए होशियारपुर जिले में सर्वेक्षण कराने में और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से शिविर का आयोजन एवं सक्रिय भाग लिया है। आज तक ऐसे शिविरों में 2000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। 2018 में राज्य स्तरीय दिव्यांग कला साहित्य सभ्याचारक मंच की स्थापना की है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिला सशक्तिकरण के और कार्य करने के लिए स्वयं सहायता समूह की स्थापना की है। इस समूह के जरिए महिलाओं के कानूनी सहायता प्रदान करना, स्वयं रोजगार प्रदान करना, महिलाओं की शिक्षा के लिए एवं करियर मार्गदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और व्याख्यान के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करने का कार्य किया है। समाज के कमजोर वर्ग के शिक्षा के प्रति आपने उनकी सहायता और वित्तीय पोषण किया है। आपने स्वास्थ्य शिविर के माध्यमों से मुफ्त मेडिकल जांच तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया है। आपके समाज के कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य के लिए वित्तीय पोषण किया है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए उद्युक्त किया है। इसके अलावा आप पौधों लगाना, वर्षा जल संचयन प्रणाली आदि पर जागरूक कार्यक्रम चलाए हैं। आपने वित्तीय सलाहकार के रूप में बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों के कृषि उद्योग को एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहित किया है। आपने 17 से ज्यादा किसानों के परिवारों को आत्महत्या करने से बचाया है। आपके नेतृत्व में आपने अध्यक्ष के रूप में ऋषि फाउंडेशन की स्थापना की। आपके दिव्यांग कला साहित्य से सभ्यता चरक मंच की स्थापना की। आप एबिलिटी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के संस्थापक हैं। आप सुलभ चुनाव पर जिला निगरानी समिति के सदस्य रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के 2016 के अधिनियम जिला स्तरीय के समिति सदस्य रहे हैं। 2014 में डीडी पंजाबी चैनल पर मेरा पिंड मेरा खेत कार्यक्रम में आपने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कार्यक्रम प्रसारित किया है।
प्राप्त पुरस्कार निम्नलिखित। आपको सर्वश्रेष्ठ स्वनियोजित विकलांग श्रेणी के तहत 2018 का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2008 में आपको राष्ट्रीय स्तर का संस्कृति पुरस्कार पंजाबी साहित्य में पंजाबी लेखक के योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। 2014 में आपको पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको 2013 में साहित्य और समाज कार्य में योगदान के लिए स्वामी विवेकानंद राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको भास्कर महिला दी ईयर अवार्ड 2010 से सम्मानित किया गया है। 2012 में मदर तेरेसा सम्मान से गौरवान्वित किया है। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। धन्यवाद। अब मैं अगले सूत्र विशाल सर को सौंपती हूँ। धन्यवाद अंजना जी। आपने बहुत अच्छा परिचय करवा दिया और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इंद्रजीत मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना स्पीच शुरू करे। अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम ने तो सारा कुछ ही बोल दिया। मुझे लग रहा है मेरे बोलने के लिए क्या बचा है। इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन और इतनी ज्यादा मतलब विस्तार में सारा कुछ बोला है आपने और पूरे सारा टच किया है मेरे पूरे वर्क को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं जाम्बी की राइटर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ और जो भी स्ट्रगल है लाइफ की उसके बारे में स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है। अब ये शेयर करूं क्या स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए मैम। हो गया आई थिंक। हुआ? हाँ, हो गए हैं। हाँ, एक्चुअली मैं जब मैं 2.5 साल की थी तब मुझे पोलियो हो गया था और मुझे जब पोलियो हुआ था मैं नाच रही थी। मुझे अभी भी याद है, बरसात के दिन थे, बरसात हट गई थी, मतलब सितंबर का मंथ था, तो मैं नाच रही थी ऐसे, तो मैं अचानक से गिर पड़ी। उसके बाद मेरे मम्मी ने उठाया और तब हमारे पंखा चल रहा था स्लो स्लो, तो मेरे मम्मी ने वहां पे मुझे लेटा दिया और सोचा पता नहीं क्यों गिर पड़ी है। उसके बाद वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसके पिंपल वगैरह टांगों पे हो रखे हैं, क्योंकि हम पंजाबी लोग मीठा ज्यादा खाते हैं जैसे गुड़ और शक्कर। तो उसने बोला कि ये मीठा खाने के कारण इसकी टांगों पे ये हो रखे हैं पिंपल वगैरह, तो उसके कारण ये इसको दिक्कत आई होगी, तो ये गिर पड़ी है। तो नेक्स्ट डे जब मम्मी ने मुझे उठाया तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, तो मम्मी फिर लेके गए डॉक्टर के पास कि आज तो ये बैठ भी नहीं रही है, क्या हुआ इसको। देखिए आप, जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने वो हथौड़ी से मार के ऐसे टांगों पे देखा, तो वो कहते कि इसको पोलियो का अटैक हो गया है, आप इसको पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। तो हम दादा दादी के साथ हम पंजाब में रहते थे और हमारे मेरे पापा और मेरी चाचा जी और बुआ सब लोग दिल्ली में रहते थे। तो फिर मुझे रात के रात वो दिल्ली लेकर ट्रेन से चले गए और जब तक सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक अटैक जहां तक आ गया था, मतलब मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी। तो उसके कारण मुझे मतलब मैं बता भी नहीं पा रही थी, खाली रो रही थी और मुझे वहां का सीन भी याद है। तो फिर मेरे फादर को मैसेज, तब टेलीफोन ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं होती थी, मेरे फूफा जी मेरे फादर को लेने के लिए गए कि ऐसे ऐसे हो गया, आप आ जाओ। तो तब डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसकी स्पाइन से वो निकालेंगे सिरिंज से पानी, तो उससे ये बोलने तो लग जाएगी लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये चल पाएगी कि नहीं। तो मेरे फादर ने और मदर ने डिसीजन लिया कि अगर ये बोलेगी तो एटलीस्ट अपना दुख तो बताएगी ना,
अगर ये बोलेगी भी नहीं और आप चलने की भी कोई गारंटी नहीं देते हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप पानी निकाल दो स्पाइन से। वो शायद वायरस निकाला होगा, ऐसे कुछ किया होगा, वो उनका मेडिकल साइंस में ज्यादा उनको पता होगा क्या किया। तो उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे तोतला सा जिसे कहते हैं बोलने लगी। फिर एक बार उन्होंने वायरस निकाला और फिर मैं क्लियर बोलने लगी। मतलब उतना क्लियर नहीं था बट धीरे धीरे फिर क्लियर हो गई वॉइस। तो मेरे दादाजी ने उस पर बहुत मेहनत की थी। उन्होंने मुझे बादाम रोगन जो होता है वो बहुत सालों तक, मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक उन्होंने मुझे रेगुलर वो पिलाया। तो उससे मेरा जो वॉइस भी क्लियर हुई तो मेरा माइंड भी शार्प हुआ। तो तब मेरा सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद बहुत पेनफुल था। आप मतलब जो जिसको भी पोलियो हुआ होगा उसको पता ही होता है कि ये कितना पेनफुल है जब आपके मसल्स डेड होते हैं, कितने महीने लगते हैं। और मैं पूरी पूरी रात, छोटी बच्ची थी तो पूरी पूरी रात रोती रहती थी। उसके बाद जब मेरी स्कूल डालने की एज हुई तो मम्मी को लगता था कि ये ठीक हो जाएगी तो इसको तब डालेंगे स्कूल में जब ये ठीक हो जाएगी। तो बट मेरे मम्मी खुद टीचर थे, मेरे बुआ जी भी टीचर थे। तो मेरे मम्मी के साथ टीचर थे जो मिहिंदर आंटी, उन्होंने मम्मी को बोला कि अब ठीक होने का ये नहीं पता ये कब ठीक होएगी, लेकिन आप इसको स्कूल तो लाना शुरू करो। अगर ये इंतजार करेंगे कि ये ठीक होएगी तब स्कूल आएंगे तो इसका साल वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मम्मी मुझे साथ में स्कूल ले जाने लगे, बुआ जी ले जाने लगे। तो इस ढंग से मेरी जो स्टडी है वो स्टार्ट हुई। और पर स्टडी में भी ये था कि अब मैं वहां पे थी तो बच्चे मुझे गोदी में उठा के घूमते रहते थे। मुझे दिक्कत कम आती थी टीचर की बेटी होने के कारण। और लेकिन जब मुझे 6th क्लास में जाना था तो वो, क्योंकि मेरे मदर प्राइमरी तक के टीचर थे, जब मुझे 6th क्लास में जाना था तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि वहां कैसे जाऊंगी, क्योंकि वहां तो बच्चे मुझे उठा के घूम लेते थे, मम्मी खुद ले जाते थे, पर यहाँ तो नए चैलेंजेस थे। तो मैं बच्चों के जैसे, जैसे बच्चे ऐसे क्रॉलिंग करते हैं वैसे मैं चलती होती थी, तो उससे मेरी टांगे मुड़ गई थी। तो उसमें अब कैलिपर नहीं डलते थे कि उनको सीधा नहीं किया जा सकता था। तो फिर सफदरजंग हॉस्पिटल फिर लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा इसके ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसका साल भी ना खराब हो और इसके ऑपरेशन भी हो जाए। तो उन्होंने दिसंबर में मेरे ऑपरेशन करवा दिया, दिसंबर 83 में, जब मैं 5th क्लास में थी। तो फरवरी 84 में मेरे एग्जाम होने थे, फाइनल एग्जाम बोर्ड के, हमारे 5th क्लास बोर्ड की होती पंजाब में, तो वो एग्जाम होने थे। मैं वहां पे लेटी हुई, मतलब अब ऑपरेशन हो गया तो वो इतना पेनफुल था। पाँव से लेके यहाँ तक पूरा प्लास्टर लगा हुआ था और टांगे सीधी, पूरा यहाँ तक आप लेट ही सकते हो, बैठ तो सकते ही नहीं हो। और पढ़ना कैसे है, और रात रात भर रोती रहती थी, दिन में भी, क्योंकि पेन ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा स्टिचेस लगे हुए थे, मेजर सर्जरीज हो रखी थी। फिर भी मैं जब थोड़ा पेन कम होती थी, रिलीफ फील करती थी, तो फिर मैं पढ़ने लग जाती थी। तो मैं ऐसे लेटे लेटे अपनी छाती पे कॉपी रख के लिखती थी, मतलब जो याद करती थी वो लिख लेती थी। तो ऐसे हम दिल्ली में रहे, तब भी सफदरजंग हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन हुआ। मेरी मम्मी की बड़ी स्ट्रगल है, मेरे पापा की बड़ी स्ट्रगल है। तो जब प्लास्टर कट गया तो उसके बाद डॉक्टर्स ने ये नहीं बताया कि इसके बाद इसकी टांगे कुछ दिन सीधी ही रहेगी। तो वो अब पेरेंट्स को नहीं पता था, बड़ा पेनफुल था उस सिचुएशन में, टांगे मुड़ नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से फिजियोथेरेपी करा करा के फिर टांगे मोड़ी। और उसमें एक जख्म था, मतलब जो भरा नहीं था ऑपरेशन का, उसके कारण मैं ऐसे टेढ़ा सा बैठती थी, तो उसी के कारण मेरी स्पाइन में कर्व आ गया। फिर अब जो एग्जाम थे वो आ गए, 45 दिन के प्लास्टर के बाद पंजाब आए, फिर एग्जाम आ गए। तो पेरेंट्स को था कि पास हो जाए बहुत है,
तो जब एग्जाम में भी जा गई डालने एग्जाम, तो ऐसे दीवार पे स्पोर्ट लेके बैठ के एग्जाम देती थी, एक साइड को बैठ के देती थी, जैसे पूरी रो में बच्चे ऐसे बैठे हैं तो मैं एक साइड को दीवार के साथ स्पोर्ट लेके बैठती थी और एग्जाम देती थी। पर मैंने मेहनत की थी तो मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए। तो मैंने अपने ब्लॉक में, हमारा ब्लॉक था 1वीं, उसमें मैंने टॉप किया था उस एग्जाम में। और मेरे से पहले कभी इतने मार्क्स ही नहीं आए थे कभी किसी बच्चे के जितने हमारे आए थे। तो मेरे साथ 1-2 लड़कियां और थी जिनके एग्जाम इतने ही मार्क्स आए थे। तो बट मेरे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि इस फिजिकल कंडीशन में इतनी पेन को बियर करते हुए इस मतलब हौसला नहीं हारना और इतने मार्क्स लेके पास होना। तो उसके बाद 6th क्लास में गए, रिक्शा लगाई घर वालों ने, मेरे दादाजी ने अरेंज किया रिक्शा। तो वो कैलिपर फिर मेरे डल गए थे, तो मैं छोटे छोटे स्टेप के साथ जहाँ क्रचेस लेके चल पाती थी। तो रिक्शे वाला छोड़ आता था, तो वहां पे भी मैं होशियार थी। और 10th क्लास में भी मैंने अपने सेक्शन में टॉप किया था, मेरे 80% मार्क्स आए थे। तो उसके बाद फिर मतलब +1 11th में मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने का, वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लैब्स बहुत दूर थी। लैब्स दूर होने के कारण मैं एक लैब से दूसरी लैब तक जब तक पहुंचूंगी तब तक तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं हम इसको अटेंडेंट दे सकते हैं, बैठने के लिए स्टूल दे सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट लैब एक जगह पे नहीं आ सकती, लैब तो वहीं पे रहेगी जहाँ है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक कॉमर्स स्ट्रीम है, आप वो ले लीजिए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में सारे लेक्चर एक रूम में लगते हैं। तो मैंने कभी कॉमर्स का नाम नहीं सुना था, क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल, बुआ लोग चाचा लोग सब पढ़े थे। और जो मेरे क्लास के सीनियर थे या मेरे जो क्लासमेट थे या मेरा जो भाई था जो जूनियर था, वो सबके दिमाग में भी साइंस ही थी, मेडिकल नॉन मेडिकल, मेडिकल नॉन मेडिकल। तो हमने कभी सुना ही नहीं था कॉमर्स भी कुछ है। एनीहो फिर मैंने कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स लेने का एक ही रीजन था कि उसके सारे लेक्चर एक रूम में लगते थे। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में, कॉलेज में जाके रेगुलर। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया, वो भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से। ये कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया एसटी कॉलेज होशियारपुर से। तो वो सारा पीरियड भी एक तरह से पेनफुल रहा, क्योंकि कैलिपर्स डाल के जाना, पूरा दिन टांगे सीधी रहनी, और सीधी टांगों को जब घर आके मोड़ना तो 5 मिनट तो बड़ी पेन होती थी जब निकालते थे टांगों को उसके बीच में से। फिर उसके बाद मैंने अपने घर होमवर्क करना, जो लेक्चर थे उसका नोट्स बनाने। और फिर उन दिनों में ही मैंने कुछ बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया था। एक लड़का, किसी बच्चे की मतलब फीस भरनी थी, तो मुझे लगा कि उसकी फीस भरनी चाहिए मुझे, क्योंकि उसके किसी की फादर की डेथ हो चुकी थी, तो मुझे उसको सपोर्ट करना था। तो उसी चक्कर में मैंने ट्यूशंस भी करनी शुरू की। तो क्योंकि मैं जो खुद कमाती थी फिर मैं उसको सपोर्ट करती थी। तो ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद ही ले ली, क्या कह लो, मेरा बाय नेचर ही ऐसी थी, है ना। तो मुझे, और ये भी हो सकता है कि मैंने स्टडी जो है बहुत मुश्किल से की थी, मतलब बहुत दिक्कतों का मैंने सामना किया था पढ़ाई में, और इतना फिजिकल चैलेंज था। तो मुझे शायद लगता था कि यार हर किसी को पढ़ना चाहिए, अगर मैं इतनी मुश्किल में पढ़ रही हूँ तो जिसको मुश्किल नहीं है उसको तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं सपोर्ट कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो शायद इसी के कारण मैंने वो सब भी शुरू कर दिया था साथ में ही, जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के साथ शुरू हो गई थी। फिर जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैंने फिर घर वालों को इतना जरूर बोला था कि अब मेरी उतनी देर तक और कोई सर्जरी नहीं करवाना जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फिर जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने मेरे फादर साहब ने रिटायरमेंट ले लिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, वो रेलवेज में ड्राइवर थे। तो फिर उन्होंने मेरे को लेके गए विशाखापट्टनम। फिर वहां से मेरी बहुत मेजर सर्जरीज हुई फिर अगेन।
तो फिर मैं बेड पे आ गई 3 महीने के लिए। फिर पूरी टांगों पे प्लास्टर, और एक टांग की तो नर्व प्रेस हो गई थी और उसकी हालत ये थी कि शायद गैंग्रीन होने वाली हो गई थी पाँव को, और सेंसेशन खत्म हो गया था। और मैं बहुत रोती थी वहां पे, और पूरी पूरी रात दिन रोती रहती थी क्योंकि मेरी टांगे बहुत वीक थी। तो प्लास्टर लगाते टाइम शायद कुछ नर्व प्रेस हो गया था उनसे। तो फिर उसमें फिजियोथेरेपी हुआ, वो स्टिमुलेशन, और उससे थोड़ी सेंस वापस आई। तो फिर जब दिल्ली आए, फिर वहां रुके, फिर पंजाब लेके आए। तो वो जो पीरियड था, उस पीरियड में फिर मैंने जो है ये किताबें लिखी। मतलब जो मेरा पहला वर्क पब्लिश हुआ, वो इस पीरियड में ही था। जो मेरा पहला वर्क पब्लिश हुआ, जो मैंने इस पीरियड में पोएट्री लिखी थी, वो दिस हद्या तो पार, जो मेरी पहली किताब थी, उसमें वो वर्क आया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा वॉकर के साथ चलने लगी। इससे पहले मेरे कैलिपर जहां तक होते थे और मैं छोटे छोटे स्टेप चल पाती थी, पर इसके बाद फिर मैं थोड़ा वॉकर के साथ चलने लगी और थोड़ा लाइफ इजी हुई मेरी। और उसके बाद अभी थोड़ा टाइम हुआ था तो मेरा और 2 वर्क चल रहे थे। एक जोगिंदर बाहरला जीवन गाथा, एक वो पंजाबी थिएटर के बहुत बड़े थिएटरिस्ट थे, नाटककार थे, तो उनकी लाइफ पे बेस्ड, और एक शहीद भगत सिंह की लाइफ पे बेस्ड मैं 2 किताबों पे काम कर रही थी। तो तब मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया। जब मदर का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी एक लेग एम्पुटेट हो गई, लेग काटनी पड़ी। तो उसके बाद की सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो सभी लोग आपको तरस की निगाह से देखने लगते हैं। बड़ा पिटीफुल था वो। तो अब उस सिचुएशन से बाहर निकलना था। भाई भी तब पढ़ रहा था, वो IISc बेंगलोर में PhD कर रहा था। उसकी भी डिफेंस थी, वो भी, उसके लिए भी बड़ा चैलेंज था कि वो हॉस्पिटल मम्मी के पास आ रखा था और उसकी डिफेंस थी। और IISc में डिफेंस बहुत मुश्किल चीज होती है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट आते हैं, उस टॉपिक के एक्सपर्ट, वर्ल्ड के टॉप लोग, वो करते हैं डिफेंस। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो आप कंटिन्यू कर पाओगे, PhD ने तो आपको घर वापस भेज देंगे। उसका भी चैलेंज था उसके आगे। मेरे आगे भी चैलेंज था कि मैं इस पे वर्क कर रही थी, पर मैंने अपनी जो टफ टाइम था जिसपे मैंने वो क्रिएशन किया, जिस टाइम पे मैंने ये दोनों किताबें लिखी, और मुकदमा भी चल रहा था वो क्लेम का ड्राइवर के साथ, ये सब, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी भी मेरे सिर पे थी। इस सारे में जो मेरे, जिसने मेरा बहुत साथ दिया था, वो मेरे अकाउंट्स भी उन्होंने मुझे सिखाया था, वो थे मेरे गुरु ऋषि गर्ग जी। वो मेरे फ्रेंड भी थे, वो मेरी पोएट्री के फैन भी थे। वो मिले मुझे मेरी पोएट्री के कारण थे, वो मेरे फैन थे बेसिकली। तो वो मुझे मिलने आए और वो मेरे फैमिली का ही पार्ट हो गए एक तरह से बड़ा क्लोज रिलेशन था उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम में, जब मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और हमारे मुकदमे चल रहे थे और मैं उधर से लिख भी रही थी। मैं रोज जितना लिखती थी, डेली लिखती थी मैं, और रात को उनको सुनाती थी। और रात को हमारी घंटों डिस्कशन होती थी। वो मेरे एक क्रिटिक भी थे बहुत अच्छे, कि मैं उससे सारा डिस्कस करती थी, फिर उसके बाद फाइनलाइज करती थी। फिर मैंने इस बुक को कंपोज भी खुद ही किया था, इस सारी किताब को। और उसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, और उस कंडीशन में किया था जिस कंडीशन में शायद कोई और होता तो शायद सुइसाइड करने का सोचता। और लिखना तो इम्पॉसिबल था, मुझे भी लगता था कि लिखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहां आप इतनी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, इतनी आपको दिक्कत है, और आपको पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, मुकदमे का बोझ है, वहां वकील खरीद लिया है अपोजिट पार्टी ने, ये हुआ है, वो हुआ, पता नहीं कितने झंझट। और मेरे फादर जब आते थे, एक दिन तो मेरी फादर की आंखें लाल थी, मतलब जब वो कोर्ट से घर आए। तो मतलब मैं वही एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती वो क्या पेनफुल टाइम था लाइफ का। बट उस टाइम में मैं क्रिएशन कर रही थी, मैं लिख रही थी। और भगत सिंह पे लिखना एक मेरे लिए इंस्पायरिंग था, और भगत सिंह पे लिखने के कारण ही शायद मैं थोड़ी मजबूत हो रही थी, कि उसका लाइफ को जब देख रही थी, तो अपनी लाइफ को देख रही थी, तो मुझे लग रहा था नहीं, उसने इतना कुछ झेला है हमारे
देश के लिए, हमें आजाद कराने के लिए। तो उसको तो कोई फिजिकल चैलेंज नहीं था, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी तो लाइफ बिल्कुल सही थी। उसने भी तुझे सारा कुछ, खुद पे इतनी मुसीबतें झेली है, उस चीज से भी मैं स्ट्रॉन्ग हुई थी उन दिनों में, मतलब उससे भी मैं इंस्पायर हुई थी। और मैंने ये दो वो महाकाव्य लिखा उस पीरियड में, और एक मैंने वो जोगिंदर बावला पे उसका बायोग्राफी लिखी। और ये मेरे दो बड़े काम थे जो मैंने अपनी छोटी उम्र में किए थे। और इसी के कारण मुझे 2008 में जो है संस्कृति पुरस्कार मिला था। और मैं एकमात्र पंजाबी लैंग्वेज की राइटर हूँ जिसको संस्कृति पुरस्कार मिला। ना मुझसे पहले कभी किसी को मिला था और ना ही मुझसे बाद कभी किसी को वो पुरस्कार मिला है। और इस फेज में निकली तो 2011-12 में मेरा फिर फ्रैक्चर आ गया टांग पे, मैं गिर पड़ी और मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस था, हड्डियां कमजोर थी। और मैं मार्च के महीने में गिरी और प्रोफेशनल अकाउंटेंट थी, मुझे ऋषि गर्ग जी ने अकाउंट सिखाया था और मैं अब तक अपने आप को मैंने अकाउंटेंट के रूप में भी स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। और जब मैं गिरी तो मार्च के महीने में फिर मेरी मेजर सर्जरी हुई, प्लेट डली टांग पे, बहुत लंबा ऑपरेशन चला था 5-6 घंटे। और वो एक बड़ा चैलेंज आ गया कि मेजर सर्जरी हुई है, गिरी हूँ, और उसके बाद चैलेंज है कि अब बैलेंस शीटें भी फाइनल करनी है। 31 होती है हमारी अकाउंट्स वालों के लिए, मार्च की महीना बड़ा प्रेशर वाला होता है। 31 मार्च बैलेंस शीटों का प्रेशर था और मेरे ये प्लास्टर लगा हुआ था। ये जो पिक है 31/3/12 की है, जो मैं अपने बेड पे बैठी हुई हूँ। और मेरे को देखने आए हैं शहीद भगत सिंह के भांजा, शहीद भगत सिंह की बेटी के बेटे, वो मुझे देखने आए क्योंकि वो मुझे जानते थे, मैं भगत सिंह पे काम कर रही थी। तो ये 31/3/12 की पिक है और एक ये 25/4/12 की पिक है जब मैं बेड पे थी। और ये भी बहुत चैलेंजिंग था कि अब इस कंडीशन में बैलेंस शीट फाइनल करनी है, इस कंडीशन में काम नहीं रुकने देना है। तो इसमें मुझे ऋषि जी ने बहुत सपोर्ट किया था। वो मतलब पूरी मेरी किताबें, जहां मेरे साथ बैठ के, मेरे से बैठा भी नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से, आप देख सकते हो कि कैसे ब्रेसेस लगे हुए टांग पे। तो इस कंडीशन में बैठ के और मेरे साथ चेयर पे ऋषि जी बैठा करते थे और इस कंडीशन में हमने वो बैलेंस शीटें फाइनल की है, इस कंडीशन में मैंने वो काम किया है। कोई और होता तो शायद सोचता कि मुझे लीव चाहिए ना, कि मैं नहीं कर सकता, तो मैंने कोई लीव नहीं ली और अपना टाइम पे सारा किया। तो और उसके बाद जो सबसे बड़ा झटका लगा वो ये लगा कि जब ऋषि जी की डेथ हो गई 2015 में, वो बहुत चैलेंजिंग था कि इसको अब कैसे फेस करें। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस शख्स को भी जिंदा रखना है। फिर हमने उनके नाम से एक एनजीओ बनाया, ऋषि फाउंडेशन। फिर उसमें हमने काम करना शुरू किया। फिर ऋषि फाउंडेशन में हमने बहुत काम किया, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काफी ज्यादा काम किया। वो एक था तो बड़ा पेनफुल फेज, अब भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको देख के। बट फिर भी हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर हमने एनजीओ बनाई। एनजीओ में फिर हमने काम करना शुरू किया। उसपे जब हमने काम किया तो उसपे हमें ये लगा कि इस बंदे के नाम को हम कैसे जिंदा रखें। हमने फिर ब्लड डोनेशन कैंप और सेमिनार और ऐसे बहुत सारी चीजें की। और उसमें मुझे, और फिर 2018 में नासिक से हमें आमंत्रित मिला, भावना दी उसमें थे, वो जो दिव्यांग साहित्य सम्मेलन था। और जब मुझे तब फोन आया तो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि मेरे को लोग कैसे जानते हैं, मुझे ये कैसे फोन आया है। तब तक हम ऋषि फाउंडेशन में काम कर रहे थे, हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था।
और तब हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे थे होशियारपुर में, पंजाब में, डिसेबल पे, कि डिसेबल को कौन से चैलेंजेस आते हैं। और उस चैलेंजेस में हम अभी काम पे लगे हुए थे, तब हमने नासिक आना हुआ। तो जब हम पंजाब वापस आए तो नासिक से हमें बड़ा इंस्पिरेशन मिला, हमें कुछ आइडियाज मिले डिसेबल पे काम करने के लिए। तो तब हमने पंजाब आकर एक फोरम बनाया, मंच बनाया, दिव्यांग साहित्य, कला और सभ्याचारक मंच, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दिव्यांग आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चरल फोरम। और ये जो फोरम हमने बनाया, ये ऋषि फाउंडेशन का ही एक विंग था। और जो मैंने वहां पे लर्न किया नासिक में, जो मैंने वहां पे देखा, और जो मैंने चैलेंजेस वहां पे फील किए, और जो मैंने वहां पे मुझे लगा कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, उसी पैटर्न पे हमने एक दिन का प्रोग्राम किया पंजाब में, स्टेट लेवल का। और ऐसा प्रोग्राम आज तक पंजाब में हुआ ही नहीं था। और उस प्रोग्राम में हमने पूरे पंजाब से डिसेबल लोगों को बुलाया और एक कवि दरबार, ऐसे ऐसे कुछ चीजें की। और उसके साथ मुझे लगा कि हमें इसको डिसेबल लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनकी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। हमने दो ढंग से काम करना शुरू किया, जो हम एक पहले नासिक जाने से पहले कर रहे थे, कि हमने एक सर्वे कर रहे थे। उसी सर्वे पे बेस्ड हमारे जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया हमने, उसका नाम था उसमें हम कैंप कर रहे थे, बेसिकली कैंप करना था। कैंप में डिसेबल लोगों की प्रॉब्लम, जैसे उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, बस पास, पेंशन के फॉर्म भरने, ये सब। तो फिर वो उसको मिशन तंदुरुस्त पंजाब के अंडर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो होशियारपुर के थे, उन्होंने लॉन्च किया और प्रोग्राम का नाम रखा हर वीरवार दिव्यांगा दा सत्कार। मतलब एवरी थर्सडे हम कैंप करते थे, और वो एक ह्यूज मतलब सक्सेस था हमारे लिए। और ऋषि फाउंडेशन उसमें पार्टनर था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ऑर्गेनाइजर, और हमारे साथ 4-5 और एनजीओ आ गए थे, और हमने जो कलेक्टिवली सारा किया था। और एक तरफ तो हमने उस ढंग से काम किया जहां हम डिसेबल्स को फैसिलिटी देना चाहते थे, दूसरी तरफ हम उसके उन डिसेबल्स के लिए भी काम किया जिनमें टैलेंट है, बट उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो अपने टैलेंट दिखा पाए। तो उसके लिए हमने वो फॉर 1 मिनट, मुझे 1 मिनट। हाँ जी दीदी, हाँ दीदी होए ठीक। हाँ बीपी हाई सीगा ना, ते वो ठीक है। वो नहीं नहीं, वो फिर कब खराब हो गया दीदी। नहीं हुण सिविल हॉस्पिटल ने देती दवाई थानू। हाँ टेस्ट करा लो दीदी, ये थानू ईसीजी वगैरह करानी पेगी। चलो तुसी रेस्ट करो। हाँ तुसी उस लिए क्या पक्खा चलाओ, जद कि मैं इन्ने सी कपड़े पाए हुए आ, थोड़ी हालत ज्यादा सीरियस सीगी है ना। चलो ठीक है दीदी, मैं थोड़ी देर तक थानू करदी। मैं ना ऑनलाइन मेरा एक वेबिनार चलदा पिया है, मैं वो मीटिंग च थानू फोन चक लिया, मैं कहा अर्जेंट ना होवे। हाँ मैं थानू बाद च करदी दीदी। सॉरी है ना, सॉरी। वो ना वो कोई बीमार था बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कहीं बहुत इमरजेंसी ना हो, क्योंकि उन्होंने ना अभी थोड़ी देर पहले पंखा चलाया था, तो मैं इतने कपड़े पहन के बैठी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि उनको कुछ हो ना गया हो ना, तो उनकी हालत खराब थी। तो वही उन्होंने बताने के लिए फोन किया कि सिविल हॉस्पिटल अभी ले गए थे, तो ठीक है। तो फिर हमने इस ढंग से वो काम किया, तो उसमें भी हमें बहुत सक्सेस मिली। और फिर हमने ये सोचा कि हम
ने जो उसमें हमने एक भांगड़ा करवाया था, और वो पूरी भांगड़ा की जो टीम थी, हमारा इधर का फोक है, आपको पता होगा भांगड़ा है ना, हमारा डांस है इधर का, और वो पूरी टीम डिसेबल लोगों की थी, जो भांगड़ा की टीम थी। और वो इतना बड़ा फंक्शन था, तो उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो पद्म भूषण मैम, इंद्रजीत कौर उनका नाम है, वो हमारे जहाँ पिंगलवाड़ा है, बहुत बड़ी संस्था है, उसमें उसके वो अध्यक्ष हैं, वो खुद को मुख्य सेवादार बोलते हैं, तो वो उसमें चीफ गेस्ट थे। तो वो भी बहुत मतलब हैरान हुए थे उस इवेंट को देख के, जो हमने पंजाब लेवल पे किया था। उसमें कभी दरबार था, भांगड़ा था, डीफ एंड डम बच्चे जो थे उनका सरस्वती वंदना था, गणेश वंदना था, और जो ब्लाइंड बच्चे थे उनका देशभक्ति का गीत था, और टॉक्स थी, जैसे एक नेशनल अवार्डी विवेक जोशी, उनका टॉक था, और जहाँ हमारे एक राम दयाल जी हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, उनकी दोनों लेग्स एम्पुटेटेड हैं, उनका टॉक था। मतलब इट वाज ए ह्यूज इवेंट, और ये सारा इंस्पिरेशन मुझे नासिक से मिला था। तो ये हमने, और जो मुझे लगा था कि नासिक में जैसे सब डिसेबल लोग होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो भी रह जाता है, मतलब ड्रॉबैक भी रह जाता है, क्योंकि इतना मैनेज करना सच में बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे कुछ चीजें जो वहां पे लगी थी कि ये इसको ऐसे हम कर सकते थे, ऐसे होना चाहिए था, वो भी मैंने इम्प्लीमेंट की है ना। तो वो हमने ऐसे किया। तो मेरी खुद की पहचान तो थी एज ए राइटर, तो राइटर होने के कारण भी मुझे इसमें सपोर्ट मिला, कि मुझे इतने सारे कवि मिल गए, ये सब मिल गया। तो ये हमने किया। तो ऐसा स्ट्रगल जो रहा है मेरी लाइफ में, तो उसी से मतलब कैसे निकलना है, कैसे थोड़ा सा खुद को मजबूत करना है, वो बस चलता रहता है। तो अब इतना तो मैंने अपनी स्ट्रगल के बारे में बता दिया है आपको। और अब अगर मैं अपनी अचीवमेंट के बारे में बताऊं, तो एज ए पंजाबी लैंग्वेज मेरी अभी तक 7 बुक्स, मतलब 6 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी है, और 7वीं किताब है जो, वो भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, वो बाल साहित्य में है, और उसको अभी वो अंडर पब्लिकेशन है। उसको भाषा विभाग, जो जिसको हम लैंग्वेज डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसने मुझसे लिखवाया है। बच्चों के लिए वो साहित्य में किताब है, तो वो आई होप जल्दी वो भी पब्लिश हो जाएगी। तो इसमें जो मेरा पोएट्री पे काम है, बेसिकली जो मेरी मतलब जो मेरा काम है, वैसे में मतलब वो है एक लंबी कविता, लॉन्ग पोएट्री। जैसे भगत सिंह पे वो जो काम है वो महाकाव्य के रूप में है, और जो यशोधरा गौतम बुद्धा की पत्नी पे जो काम है वो भी महाकाव्य में है। और ये महाकाव्य में पहले काम है पंजाबी लिटरेचर, इट इज वेरी फर्स्ट वर्क इन पंजाबी लिटरेचर। तो मेरी जो पहचान है वो लंबी कविता लिखने में हुई है, क्योंकि लंबी कविता लिखना एक तो मुश्किल है, और एक मेरी जनरेशन के जो राइटर्स हैं वो इतना लंबा नहीं लिखते हैं। तो बट मैंने वो लंबा लंबा काम किया है, और इसी काम पे एमफिल, जैसे मैम ने बता ही दिया था कि एमफिल का भी थीसिस है। और अभी एक जो पंजाब जहाँ बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें एक स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर, वो मेरे वर्क पे पीएचडी कर रही है अभी। और एक और पीएचडी भी हुआ है, बट उसकी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, मैं थोड़ी चीजें भूल जाती हूँ, ऐसी डिटेल्स लेना ध्यान में नहीं रहता। तो मेरा भाई रिसर्च में है, तो उसको लगता है ये ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है कि अपनी रिसर्च किसने की है इस पे इसको वही नहीं पता। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो रिसर्च के फील्ड के लोग हैं ना। तो रिसर्च मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि मैंने जितना काम किया है वो सारा रिसर्च वर्क ही है। मेरा 3 काम है, जोगिंदर बारला और शहीद भगत सिंह पे और यशोधरा पे, वो बहुत लंबा लंबा रिसर्च वर्क है। एटलीस्ट एक एक किताब को 5-5 साल लगे हैं मेरी रिसर्च में, पर फिर भी मैं भूल जाती हूँ ये हमेशा भी भूल जाती हूँ, और मेरे बहुत कम उसमें आता है, मतलब जितना मेरे काम पे रिसर्च वर्क हो चुका है ना उससे, बट मैं उतना डिस्प्ले नहीं कर पाती हूँ। जैसे जो मेरी बुक्स हैं चुप दे रंग, इसमें मैंने इस बुक में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था।
लंबी कविता लिखने का। इसमें एक कविता लिखी थी 33 पेजेस की, तो वो उस कविता को भी मैं और ऋषि जी रोज डिस्कस करते थे, ये ऐसे है वैसे है ऐसे है। तो उसमें मुझे लगा था कि हाँ ये मैंने लिख दिया है 33 पेजेस में, तो यस आई कैन डू, मतलब मैं अब भगत सिंह पे लिख सकती हूँ ना। तो फिर उसके बाद ये मेरी पब्लिश हुई थी जोगिंदर बाहला जीवन गाथा और ये शहीद भगत सिंह अंतक जीवन गाथा। और इन बरक के कारण मुझे संस्कृति पुरस्कार मिला था। वो भी मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अभी तक पंजाबी लैंग्वेज में ये पुरस्कार कभी किसी को नहीं मिला था, जबकि ऑल लैंग्वेजेस में ये रिपीट भी हो चुका था। और ये इतना प्रेस्टिजियस पुरस्कार था कि हर कोई कहता था जिसको ये मिल जाता है उसको राष्ट्रपति अवार्ड तो मिल ही जाता है। तो इनफैक्ट सैयद दौलाजी जो है उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। तो जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो उनका मेरे को मैसेज आया, इट इज टू लेट, क्योंकि उनको सोशल एक्टिविज्म में मेरे साथ ही संस्कृति पुरस्कार मिला था। वो पुरस्कार 5 कैटेगरीज में मिलता था, जर्नलिज्म में, सोशल एक्टिविज्म में, और आर्ट में, और लिटरेचर में, और एक था संगीत या थिएटर, ऐसे कुछ में। तो सबको मतलब उनको लग रहा था कि इंद्रजीत को इतना लेट क्यों मिला है, जबकि उनको ये नहीं पता था कि मैंने कभी नॉमिनेशन भरा ही नहीं है नेशनल अवार्ड के लिए। तो वेरी फर्स्ट टाइम विवेक ने जबरदस्ती से मेरा नॉमिनेशन भरा, नहीं अब भरेंगे भरेंगे आपका भरना है। मैंने कहा क्यों भरना है भाई, कहता नहीं भरेंगे। तो उसने भरा और वेरी फर्स्ट टाइम मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया। और मैं हैरान थी कि वेरी फर्स्ट टाइम कैसे मिल गया। तो जबकि लोग इतनी इतनी बार भरते हैं, नहीं मिलता। एक बंदे को मैं जानती हूँ उसने 10 बार भरा है, 10 बार। मैंने भी उसका नॉमिनेट मतलब रिकमेंडेशन लेटर दिया था उस बंदे को, 10 बार उसने भरा है, बट उसको आज तक नहीं मिला। तो गॉड नोस मतलब मुझे कैसे मिल गया, जहाँ मैंने काम ही इस ढंग से किया कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इतना काम कर दिया। तो जब हमारे जैसे लोग जब लगे होते हैं तो बस लगे ही होते हैं, हम सोचते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या आउटकम है। तो सब ये होता है कि बस हमें करना है करना है करना है। तो ये मेरी ये 5वीं किताब थी कविता दे मार्फत। और उसके बाद ये यशोधरा थी मेरी बुक। इस पे 2015 में ये पब्लिश हुई थी। और ये बुक थी जिसको ऋषि जी और मैंने डिस्कस तो किया था, बट जब पब्लिश हुई तब ऋषि जी की डेथ हो चुकी थी। तो ये मैंने बुक उनको फिर डेडिकेट की थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो मैंने पोएट्री लिखी है उसकी इंस्पिरेशन मुझे ऋषि जी ने दी थी। इनफैक्ट मैं लिख ही नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारी आपकी किताब नहीं आ रही, आप लिख क्यों नहीं रहे हो, आप लिखो लिखो। तो उन्होंने जबरदस्ती से मेरे से ये किताब लिखाई थी। तो जबकि मेरा मतलब मेरे से लिखा ही नहीं जाता था, तो वो कहते, क्योंकि वो जो छोत्रा पे लिखना अपने आप में बहुत पेनफुल था। तो मुझे लगता था क्योंकि जब राइटर लिखता है ना तो उतनी पेन से वो खुद गुजरता है, तो ये इजी नहीं होता इतनी पेन को झेलना और वो सब। तो जब मैंने लिखा लिटरली मैंने रो रो के लिखा है इस बुक को, मतलब वो इतना पेनफुल है। यशोधरा का कैरेक्टर जब वो चला जाता है सिद्धार्थ, और उसको पता नहीं होता है, और वो अपने घर में वैसे ही रहती है, कोशिश करती है जैसे जैसे उसको कहीं से खबर मिलती है। उसने अपने बाल काट लिए हैं तो वो भी अपने बाल काट लेती है। उसको कहीं से खबर मिलती है कि वो अब नीचे सोता है तो वो भी नीचे सोना शुरू कर देती है। कहीं से उसको खबर मिलती है कि वो अब मिट्टी के कटोरे में खाता है तो वो मिट्टी के कटोरे में खाने लग जाती है। दैट इज सो डेडिकेशन ऑफ ए फीमेल ना। तो मतलब उसका मोक्ष तो दिखता है सबको सिद्धार्थ का, बट जो यशोधरा का है वो दिखाई ही नहीं देता है। बट जो यशोधरा ने महल में रह के संन्यास भोगा है, उसने तपस्या महल में रह के की है, और उसने अपने दायित्व निभाया है अपने बेटे के लिए भी, अपने सास ससुर के लिए भी, अपने पति के लिए भी। और उस सारे के बावजूद उसने एक तपस्या भी की है। वो एक सच में एक क्या सन्यासी शब्द है पंजाबी में, वो है तपस्वी है वो एक, है ना। तो वैसी तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए मतलब था एक बड़ा जिसको लिखना मेरे लिए सच में पेनफुल था। तो बट मैंने वो लिखा। तो फिर अब जब ये बुक पब्लिश होने वाली थी तब ऋषि जी की डेथ हो गई।
तो ये मेरे लिए बड़ा पेनफुल था इसको, बट जो मैंने उनको फिर ये अपनी बुक डेडिकेट की, क्योंकि इसके लिए बिहाइंड उन्हीं की इंस्पिरेशन थी। और ये वो किताब है जिसपे मेरी पोएट्री शामिल है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगी थी। और बाकी बहुत सारा रिसर्च वर्क है, जो रिसर्च पेपर्स है जो अलग अलग मैगजीन्स में छपे हैं, जब ऐसे कहीं कहीं रिसर्च पेपर छपे हैं, उससे मैं थोड़ा थोड़ा सा ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा है और बहुत सारा रिकॉर्ड मैंने रखा भी नहीं हुआ, बट जितना रखा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा ये है। तो और ये उसका ही है, रिव्यू है, बुक्स के रिव्यू है जो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं। और ये जो हम अलग अलग कवि दरबार में जाते हैं, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी का है, वहां पे नारी कवि दरबार हुआ था। ये जंग बोल के बुल आजाद ने तेरे जश्न पंजाबी हुआ था, वहां का है। और ये नाबा का कविता उत्सव 2010 में वहां की है। और ये पंजाबी पवन लुधियाना का है। मतलब ये अलग अलग तरह का है। ये मेरी बुक पे फंक्शन था भगत सिंह की, उसी का है। और ये जब यशोधरा बुक रिलीज हुई थी वो है। और ये जो आपने सम्मेलन करवाया था नासिक में, ये उसी का है। और ये बहुत बड़ी मीडिया कवरेज मिली थी, और ये बहुत बड़ा इवेंट था। इसने मेरे को बहुत चेंज किया है, मतलब मैंने बहुत सीखा है इससे। और इसी के कारण जो हमने जो मंच बनाया है पंजाब साहित्य सभ्याचारक मंच, इसी के कारण ही वो बना है। और रिसेंटली हमने इस मंच में अवार्ड्स दिए हैं 5 कैटेगरीज में। और वो अवार्ड्स है जो मतलब उसमें हमने अभी छोटी है हमारी एनजीओ, इतने फंड्स नहीं होते, तो 51 जो 1000 मतलब 5100 का जो कैश प्राइज हमने रखा है 5 कैटेगरीज में, तो वो हमने किया है। तो ऐसे ही ये जो हमारी एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वो तो राइटर की हो गई, जो एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट है लाइफ, वो लाइफ भी हमारी कैसे स्टार्ट हुई, ये भी बड़ी अजीब जर्नी है। पहले हम पार्ट टाइम अकाउंट्स किया करते थे, जैसे तब बैट होता था, जीएसटी नहीं था, बैट भी नहीं था, बैट 2005 में आया। बैट के पहले का जो पीरियड था उसमें ये होता था कि जो फर्म्स होती थी वो अपना अकाउंट्स का काम नेक्स्ट सालों में करवा लेती थी। मान लो अब 2003 है ना, तो हम 2001 का काम भी कर देते थे, 2002 का काम भी। मतलब जैसे मान लो आप पहले 1-2 साल का काम करवाते थे और बैलेंस शीटें ऐसे बनती चली जाती थी। तो वो काम हम अपने घर पे ले आते थे तो करते थे, मैं और ऋषि जी हम पार्टनर थे। तो लेकिन जब बैट आ गया तो सारा काम रिटर्न ऑनलाइन, मतलब रिटर्नों का आ गया कि होनी है, तो उसके हिसाब से सारा काम चेंज हो गया सिस्टम। वो सिस्टम चेंज होने के कारण हमें भी अपना सारा जो है वो चेंज करना पड़ा। तो हम जब ये अकाउंट्स का काम करते थे तो हमारा वो अकाउंट्स का काम ठप होने लगा एक तरह से, क्योंकि जैसे हमने मान लो पोल्ट्री फार्म का काम करते थे तो वो पिछले सालों का था। कोई और काम था, मान लो किसी का कपड़े का या ग्रोसरी का शोरूम वो है काम है, तो वो हमें अपनी किताबें दे देते थे, हम बैठ के डाटा फीड करते थे, उनकी बैलेंस शीटें बना देते थे। वो काम खत्म हो गया, तो हमारे लिए नए चैलेंज थे। तो तभी हमें 2007 में एक काम मिला, वो था एक क्या कहते हैं वो, एक प्लांट था एरोमेटिक, अरोमा का प्लांट था, फ्लावर की। एक किसान थे कुछ फैमिलीज, 17 फैमिलीज, वो खेती करते थे फूलों की। और उसके बाद एक प्लांट लगा था और उनकी लैंड थी जो उस पे लोन हुआ था कुछ करोड़ का। तो और बाद में जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था ऑयल का, जो अरोमा निकालना था, उन्होंने उस कंपनी ने ये कह के उन फार्मर से ऑयल खरीदने से मना कर दिया कि ये अडल्टेटेड है, कि ये मिलावटी है, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और वो सारी 17 की 17 फैमिलीज हैवी डेट में आ गई, बहुत बड़े कर्जे में आ गई। और ऋषि जी के पास उसका काम था, तो ऋषि जी ने जब उसका काम देखा पहले, तो वो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, कि जा तो घाटे में रहे हैं, लेकिन बैंक कह रहा है कि प्रॉफिट दिखाओ, और उसी को लोन को दोबारा वो कर रहा है लोन। तो हमें अल्टीमेटली समझ लगा ये बंदे तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे, अगर बैंक इनसे लोन करवाता रहा। तो ऋषि जी कहते
कि आप राइटर हो, आप इनकी स्टोरी लिख दो। तो स्टोरी लिख के और इस पे प्लानिंग करो कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं। और जब मैंने उनकी वो अपनी सारी किताबें ढेर सारी और पूरा अपना सब लेके मेरे घर पे आ गए, और हम 2 दिन तक पूरा उसमें लगे रहे। 2-3 दिन के बाद पूरी एक स्टोरी ड्रा आउट हुई कि उनकी ये स्टोरी बन रही है और हमने वे आउट क्या हो सकता है, इनको अब कैसे बचाएं। फिर मैंने ऋषि जी को कहा, हम इसको एक ही ढंग से बचा सकते हैं अगर हम ये साबित कर दें कि जो इनसे खेती करवाई गई है वो पंजाब के एनवायरमेंट में तो हो ही नहीं सकती। रजनीगंधा फूल होता है, उसकी खेती पंजाब के एनवायरमेंट में कैसे होगी? उसमें तो बहुत ह्यूमिडिटी की जरूरत है, और उतनी ह्यूमिडिटी तो हमारे पंजाब में खाली जुलाई महीने में होती होगी बड़ी मुश्किल से। जुलाई या अगस्त में तो कैसे हो पाएगा वो? तो हमने क्या किया, आरटीआई डाली। आरटीआई में हमें जवाब मिल गया कि ये नहीं हो सकती। तो इसी को बेस बना के हम ट्रिब्यूनल में गए, डेट ट्रिब्यूनल में। तो वहां पे हमने उनका बहुत सारा जो कर्जा है वो कब करवाया, और जो एक जो फैमिली जिसने इनिशिएटिव लिया था उसकी जो लैंड प्लेज हुई थी उसको फिर उनको सेल करना पड़ा, बट बाकी फैमिलीज को उन्होंने उससे निकाल लिया। तो इस ढंग से हमने उनको सुइसाइड करने से बचाया था एक तरह से। पर जब ऋषि जी की डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद उस फैमिली में से एक बंदे ने सुइसाइड कर लिया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। और हमने मतलब ऐसे ऐसे अकाउंट्स में भी हमने वैसा अकाउंट्स नहीं किया है जैसा आप लोग करते हैं। हम जब अकाउंट्स करते हैं तो मान लो सामने वाली पार्टी किसी मुसीबत में है तो हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और हम अपना पैसा भी नहीं लेते, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता तब कि हमें पैसा भी लेना है, हम तो उल्टा उनकी फेवर में लग जाते हैं। तो फिर हमारी मेरी और ऋषि जी की फर्म थी नंदन एंड एसोसिएट्स। हमने फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए भी जहाँ एक प्रोजेक्ट ड्राफ्ट किए थे, 16-17 प्रोजेक्ट, और उन 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 प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारा काम हुआ होशियारपुर में। फिर हमने और अकाउंट्स में ही ऋषि जी ने बहुत सारे लोगों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स सिखाया है, और मैंने भी कुछ बच्चों को मतलब फंडिंग की है, और कुछ को पढ़ाया है मैंने। 100 से ज्यादा बच्चों को मैंने इकोनॉमिक सपोर्ट किया होगा। और ऐसा ये जो है हमारा सारा चलता रहता है। और जो मेरे को नेशनल अवार्ड मिला 2018 में, वो मेरी प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स थी एज ए अकाउंटेंट, उन्हीं के कारण मुझे जो है ये अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। तो मैं बेसिकली हम जो है एनजीओज के ही अकाउंट देखते हैं, तो उनमें फार्मिंग एनजीओज है बेसिकली, और ये सब फार्मिंग एनजीओज ही है। और इस स्लाइड में ये पॉलिसी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट बहुत बड़े एक्टिविस्ट है जी, डॉक्टर दविंदर शर्मा जी, सभी इनको जानते हैं जी। फैप्रो भी है जहाँ के मैं अकाउंट्स देखती हूँ। और साथ वाली स्लाइड में पी साईनाथ है, मैक्सेसे अवार्ड विनर है जी, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, इन्होंने फार्मिंग सुसाइड पे बहुत काम किया हुआ है। और जे प्रोफेसर जगमोहन और फार्मर और पी साईनाथ, हम जे किसान हट है हमारे इधर, वहां पे खेत बैठे हैं। और जो इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन और आत्मा किसान हट डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है। और बाकी ये और एनजीओज है जहाँ पे मैंने काम किया है। और ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुपों को जब ट्रेनिंग देती होती है अकाउंट से रिलेटेड उसमें है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों की है ट्रेनिंग। और ये कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने फ्री पढ़ाया है या जिनको मैंने सपोर्ट किया है, या जो मेरी भी वो बच्चे सपोर्ट बने हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे और बच्चे हैं। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उसमें से काफी बात हो ही गई है। तो मैंने ये शुरू कैसे किया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक बच्चे की हेल्प के कारण ये शुरू हुआ था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प किया, बहुत सारे बच्चों के कैरियर डिसाइड किए, और ऐसे ऐसे बच्चों के भी किए जिनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, सब लेबर क्लास थे। और वैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया और उनको सरकारी नौकरियों पे पहुंचाया, मतलब वो बड़े ओहदों पे आए। और ये मेरे लिए एक मतलब सुकून की बात है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई, उन बच्चों को एक विजन दे पाई। और उन बच्चों में से भी कुछ एक्टिविस्ट टाइप है अब जो फार्मिंग पे हमारे साथ काम करते हैं। नेचुरल फार्मिंग पे हमने काम किया तो अब वो नेचुरल फार्मिंग का बहुत सारा काम देखते हैं। मतलब ये सब एक अचीवमेंट रहा एक तरह से
मेरा जो मैंने अगर उन बच्चों के लिए कुछ किया था तो उन्होंने मेरे को पे बैक भी किया, सोसाइटी को पे बैक किया। तो ऋषि फाउंडेशन का मैंने बताया कि कैसे ये बनी, और फिर ऋषि फाउंडेशन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप किए बहुत सारे ऋषि की जी की याद में, उनके बर्थडे पे हम ये करते हैं। और इसके अलावा हमने कैंप हेल्थ सेमिनार किए, और उसके अलावा हमने और भी कुछ फेस्ट, जैसे ये एक सोशल फेस्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा जो ऋषि फाउंडेशन है वो पिकिंग एंड ड्रॉपिंग की फैसिलिटी देते हैं जो सरकार से मिलकर, उसमें हमारे मेंबर्स और वॉलंटियर्स रहते हैं इलेक्शन डेज में, जब हम डिसेबल्स को पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के साथ ऋषि फाउंडेशन मिलकर काम करता है, जी उसकी पिक्स है कुछ। और ट्री प्लांटेशन पे हमारा काम है, और ये और सर्विसेज है थोड़ी बहुत ही जो मैं देने की कोशिश करती हूँ, जैसे जो फ्लड आए थे उसमें है, और ये कुछ और एनजीओज को डोनेशन है, कुछ काम है। और ऐसे मतलब थोड़ा बहुत, जैसे ये एक लड़की थी, इसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, इसका ऑपरेशन किया तो ये इसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये ज्यादा टाइम बचेगी नहीं, तो उसके बाद उसकी शादी हुई, तो ये उसकी शादी की भी पिक्चर है। तो मतलब ऐसे कुछ बच्चों को जिनको मतलब बहुत ट्रबल थी उनको एकदम से हेल्प किया ऋषि फाउंडेशन में मैंने। और जो अभी रिसेंटली एक लड़का था, ये अकेला ही लड़का था, और इसकी पढ़ाई में भी हमने इसको मतलब सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। और उसके बाद इसकी हेड इंजरी आ गई, और ये पहले उसको देखो ये वेंटिलेटर पे है, उसके बाद फिर वो थोड़ा ठीक हुआ, और उसकी फिर ये स्कल निकाली हुई थी वो डाली फिर। और अब ये तीसरी जो पिक है, अब उसके बाद वो ठीक है, अब वो हंस रहा है। तो मतलब ऐसा है, लाइफ चलती रहती है, किसी को लाइफ सेव कर पाए, कुछ कर पाए तो अच्छा लगता है। ऐसे कुछ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हमने, उस पे काम किया। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की पिक है। अभी जी एनसीयूआई डिपार्टमेंट के साथ हमारी कोलैबोरेशन पे चल रहा है एक ग्रुप का काम, तो उसमें अभी हमारा जो ट्रेडिशनल है एम्ब्रॉयडरी वर्क, फुलकारी बोलते हैं उसको, तो ये फुलकारी की ट्रेनिंग चल रही है, अभी अभी रिसेंटली चल ही रही है अभी इन दिनों में, ये आजकल की ही स्नैप्स है सारी, और ये उसी को डिस्प्ले कर रही है फुलकारी को। तो ये हम स्नैक्स का काम करते थे वुमेन एम्पावरमेंट पे, ये उसकी पिक्स है। तो ये हमारा जो स्टोरी हमारी कवरेज हुई थी दूरदर्शन पे वो है। और ये हमारा काम चलता रहता है, ये जो हमारा मेले में जाते हैं उस पे जो हमें मिलता है सर्टिफिकेट वगैरह वो। ये और ये अंबुजा फाउंडेशन है एक, वो लोग हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप विजिट करने आए हुए थे, तो ये था। तो एज ए डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट कहे तो जो हमने वैसे तो मैं 1997 से डिसेबल के लिए काम करते आ रही हूँ, लेकिन अब 2017 से मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है डिसेबल की उसमें हूँ। फिर अब जो नई कमेटी बनी है उसमें भी हूँ, जो RPWD एक्ट 2016 के अंडर बनी है। तो 2017 से इलेक्शन में भी काम कर रहे हैं, जनरल इलेक्शन 2019 में और 22 के इस इलेक्शन में मैं आइकॉन हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ इनकी तरफ से। तो इसी में भी मैंने ये बताया है कि कैसे हमने कैंपिंग शुरू की, कैसे हमने दिव्यांग साहित्य मंच बनाया। तो एक और हमने बनाया था जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, तो उसमें हम कुछ डिसेबल्स को जैसे जहाँ तहसील कॉम्प्लेक्स में कुछ मिल जाए, ऐसे हमारे कुछ एफर्ट्स रहे थे। तो ये उसका है जो मैंने पहले और एनजीओज में काम किया है डिसेबल के लिए, उसका है। और ये जो मैं जिस कमेटीज में हूँ उसी में उसका है। और इसके अलावा मैं जे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन हूँ, उसके लिए वो मुझे ऑर्डर कर रहे हैं एडीसी मैम। और ये जो इलेक्शन के दिन मुझे वो ऑर्डर कर रहे हैं। और ये हम जब इलेक्शन होता है
तो उसमें एक रहता है कि स्टाफ को सेंसिटाइज करना, जो इलेक्शन में ड्यूटी देने आते हैं, क्योंकि उस दिन उस स्टाफ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो कुछ चीजें वो ऑन द स्पॉट हो पाती है, कुछ चीजें नहीं हो पाती। जैसे PS05 फॉर्म होता है एक भरना, तो उसमें ये भरना होता है कि इतने डिसेबल है, इसने वोट डाला, ये सब। तो कई बार वो नहीं भर पाते, या कई बार उनको होता है कि अगर ब्लाइंड बंदा वोट डाल के गया है तो हम कैसे लिख दें कि ब्लाइंड डाल के गया है। तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डर जाते हैं इससे, मतलब उनको होता है कि ये हमारे पे कोई लीगल एक्शन आ जाए कि ब्लाइंड ने कैसे वोट कास्ट कर दिया, जबकि वहां ब्रेल तो होता है, EVM पे भी है ब्रेल, बट वो बैलेट पेपर भी ब्रेल का देखे जाते हैं। बट हर ब्लाइंड को ब्रेल नहीं आता है, ब्रेल भी तो कुछ पढ़े लिखे ब्लाइंड्स को ही आता है ना। तो नॉर्मली जो गांव में ब्लाइंड है उनको तो ब्रेल आती ही नहीं है। जैसे डीफ एंड डब है गांव में, उनको नहीं आती है अपनी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। तो ये उनको सेंसिटाइज करने के लिए फिर हमने जहाँ जो ARO होते हैं, जहाँ इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सेंसिटाइज किए करिए। और ये सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनका जो ट्रेनिंग चल रही थी इलेक्शन से पहले, तो उसमें जाके हमारा एक सेशन होता था जहाँ रखते थे वो, उसमें हम जाके उनको मतलब वो सेंसिटाइज करते हैं कि ये फॉर्म है आपने भरना है, जे डिसेबल की ये काउंटिंग आपने भरनी है, अगर आप नहीं भरोगे तो हम इतने लोगों को पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, उनको उठा के लाएंगे, हमारे वॉलंटियर इतने लगे होंगे, वो हमारा सारा वेस्ट चले जाएगा पूरे का पूरा एफर्ट, क्योंकि अगर वो काउंटिंग में ही नहीं आएगा तो ये एक बड़ा इशू रहता है हमारे आगे कि ये होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने BLOs, ब्लॉक लेवल पे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनको सेंसिटाइज किया, उससे मीटिंग्स करनी, उनको पूरे उनको बताना ये फॉर्म ऐसे, और ट्रेस करने, मतलब जो डिसेबल है उन तक रीच बनाना, डोर टू डोर उनके साथ हमारे वॉलंटियर्स गए, डिसेबल के घर आइडेंटिफाई किए, उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई की कि कहाँ से पिक करना, कहाँ से ड्रॉप करना, और हमने पूरा रूट मैप बनाए और क्लस्टर में बांटा हमने पूरे सिटी को, 8 क्लस्टर्स में बांटा, और 8 क्लस्टर में हमने 2-2 जो व्हीकल लगाए, और उसमें हमने उनको पिक और ड्रॉप किया, और पहले उनको आइडेंटिफाई किया, हमारे वॉलंटियर्स गए और वॉलंटियर्स को अलग से ट्रेनिंग किया, ये हमने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, और उनको मतलब ये सारे सेंसिटाइज्ड तो है ही वॉलंटियर्स जो है हमारे ऋषि फाउंडेशन के भी मेंबर है हमारे साथ, केयरनेस एंड अवेयरनेस एक और NGO उसके मेंबर्स थे और उनके वॉलंटियर थे, और उनको सेंसिटाइज तो वो थे ही, बट उनको काम कैसे करना, उसकी प्रॉपर रूट मैप बनाना, उसका प्रॉपर प्लानिंग करना, ये सब हमारा चलता है। फिर मैं खुद गई, 106 ईयर ओल्ड लेडी को मैंने ये खुद जाके वोट कास्ट करवाया, और उसको पिक किया और ड्रॉप किया, और हमें मतलब व्हीकल प्रोवाइड किए जो इलेक्शन कमीशन ने। और ये हमारा सारा दिव्यांग रथ एक चलाया था हमने 2019 के इलेक्शन में। तो ये सारा हमारा ऐसे चलता है कैंपेन जे डिसेबल के लिए। और जे डिप्टी कमिश्नर ऑफ होशियारपुर SDM जो थे, वो जो जहाँ के इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे उनके साथ, और ये जो हमने सेंसिटाइज किया, ये सारा वो वर्क है हमारा। और उसके पहले जब बूथ ऑडिट किए तो उसकी जो प्लानिंग थी, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई वो सारी डिस्कस की डिप्टी कमिश्नर के साथ, वो सारा ये है। और जो ऑडिट का एक फॉर्मेट बनाया वो मैंने बनाया था, और जब डिप्टी कमिश्नर मैम के साथ हमने वो मीटिंग की तो वो उन्होंने एडिशनल जो हमारे CEO थे उनको जब भेजा तो उन्होंने भी वापस वही फॉर्मेट भेजा तो जो मेरा बनाया हुआ था, और वो बड़े इम्प्रेस हुए। मैम कहते ये आप ही का बनाया हुआ फॉर्मेट है जो ऑडिट के लिए स्पेसिमेन है, जो ऑडिट के लिए अप्रूव हुआ है, और ये पूरे पंजाब में यही लागू हुआ था तब। तो मैंने अपने वॉलंटियर जो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर थे उसको मैंने उनको ये पूरा फॉर्मेट पे कैसे काम करना, उनके वीडियो अपलोड किए और उनको मीटिंग्स करके सेंसिटाइज किया, मतलब ये सब। और हमने बूथ विजिट करवाए, जो उसकी पूरी विद फोटोग्राफ्स प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाई, और जहां जहां इशू थे वो उनके ध्यान में लाए और उनपे काम करवाया। मतलब ये सारा हमारा
ऐसे चलता रहता है। 2017 से लेके अब तक हम जे इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहे हैं। और बाकी जो डिसेबल के लिए मैंने आपको बताया कि वो एक प्रोग्राम हमारा जे ऋषि फाउंडेशन के साथ मिलके जो बना था, उसमें हमने ये सारा किया था, ऑडिट किया था। और ऑडिट के बाद ये सारा हमने चाक आउट किया। और ये हमारे जहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने ये लॉन्च किया था प्रोग्राम हर वीरवार दिव्यांगता सत्कार। और उसमें हमने ये 2000 से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दिया था। उसमें ये जो कैंप्स हम करते थे, जी एसडीएम साहब थे हमारे इधर के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था हमें। और डीसी साहब ने किया था ये। इसमें एडीसी मैम भी आए थे ये डिस्ट्रीब्यूट करने सर्टिफिकेट्स। ये अलग अलग जगह पे जो हमने कैंपिंग की है उसकी तस्वीरें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और ये जो जब लॉन्चिंग हुई थी, ये जो तब हमारे जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, बाद में जो हमारे सीएम बने थे, उन्होंने भी जो लॉन्च किया था। जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर थे उनके साथ हमारी मीटिंग्स थी। और ये जो दिव्यांगों को मतलब हमने साहित्य से मतलब जोड़ा और साहित्य मंच बनाया, ये उसका है। और जो हमने उसमें काम किए, जो एक बड़ा इवेंट किया, जो उस इवेंट की फोटोग्राफ्स है सारी, जो हमने वो बड़ा इवेंट किया था दिव्यांग साहित्य कला उसमें। और ये पद्म भूषण मैडम डॉक्टर इंद्रजीत है, वो मुझे हमेशा कहती है तुम एक्स्ट्रा एबल्ड हो, और वो बहुत हम इंस्पायर होते हैं। और ये हमने इस साल फिर 2022 में जो हमने स्टार्ट किया दिव्यांग आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फोरम की तरफ से अवार्ड, टैलेंट दिव्यांग टैलेंट अवार्ड। जो उस दिव्यांग टैलेंट अवार्ड की पिक्स है, इसमें हमने ये 5 कैटेगरीज में दिव्यांग टैलेंट अवार्ड दिए हैं। इसमें है आर्ट, लिटरेचर, फोक डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स। इस 5 कैटेगरीज में जे पूरे पंजाब में से हमने ये 5 लोग ढूंढे और उनको हमने जे अवार्ड किया। और ये जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि हमने इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम कर रहे हैं। और जे मैडम के साथ ही उन्होंने फिर एक प्रोग्राम किया था 2019 में, और उसको मैंने प्रिजाइड ओवर किया था। और उसमें वो पद्म भूषण मैडम इंद्रजीत जो है, वो मेरी खुद व्हील चेयर ऑपरेट करके लेके गए थे। जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने स्टेज से भी तब कहा था कि जो मेरे लिए ऐसा ही था जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे। तो जैसे मैडम वो बीजी हम बोलते हैं उनको, वो मेरे व्हील चेयर को जब ऑपरेट करके ले जा रहे थे, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे भगवान खुद लेके जा रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। तो ये उस समागम की कुछ पिक्स है। और ऐसे हमने कुछ जो सेमिनार या वर्कशॉप्स हैं वो अटेंड की है सेंसिटाइज करने के लिए, इंक्लूजन के लिए। और उसका है ये। और बाकी ये मेरी कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स है लाइफ की। ये नेशनल अवार्ड की, ये मिनिस्टर्स है जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उनके साथ है। और ये गवर्नर ऑफ पंजाब है, उनके साथ है। ये तब के कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनके साथ। ये पद्म भूषण बीबी इंद्रजीत कौर के साथ। और ये इधर सत सीचेवाल जी जो मेंबर राज्यसभा भी है और पद्मश्री है, इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट है, उनके साथ। और ये संस्कृति पुरस्कार की है पिक्स, ये आपकी नासिक की है। ये मेरी जो टीवी टॉक्स अलग अलग टीवी चैनल्स पे है, उनके कुछ क्लिप्स है टीवी टॉक्स के। और ये कुछ रेडियो टॉक्स के हैं ऑल इंडिया रेडियो पे। और ये जो समरी ऑफ अवार्ड्स है वो तो आपने देखी, उन्होंने पढ़ी दिया होगा। बाकी ये पिक्स है जो मेरी अवार्ड्स की अलग अलग। ये पंजाबी साहित्य अकादमी का अवार्ड था 2014 में जो मुझे मिला था।
और ये संस्कृति पुरस्कार है, ये नेशनल लेवल का पुरस्कार है। और ये मैं एकमात्र पंजाबी राइटर हूँ जिसको ये मिला है 2018 में। और ये विवेकानंद, ये भास्कर, ये मदर टेरेसा अवार्ड, ये अवार्ड ऑफ ऑनर है करतार सिंह चेयर पंजाबी यूनिवर्सिटी की है उनकी तरफ से, और हीलिंग ह्यूमैनिटी एक एनजीओ है यूएसए की, ये उनकी तरफ से है अवार्ड। और ये वुमेन डे पे है। ये वाइस चांसलर ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो उन्होंने मुझे ऑनर किया था। ये पहल एनजीओ है एक, उन्होंने ऑनर किया था। ये एमएलए है जहाँ की, उन्होंने किया था। ये एमएलए डॉक्टर अवजोत है, उन्होंने किया था। और ये मेंबर राज्य था सभा और डॉक्टर मिस्टर विनाश राय खन्ना, उन्होंने किया था। और ये एक पंचायत ने किया था, ये डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर। और ऐसे ही ये कुछ एनजीओ ने किया था, जैसे सर्वत का भला एनजीओ है, ये इफा है, ये केयरनेस अवेयरनेस की तरफ से है। मतलब ऐसे अलग अलग इवेंट्स पे। और ये पिंगलवाड़ा जो संगरूर में उन्होंने एक फिजियोथेरेपी सेंटर स्टार्ट किया था, उसका उद्घाटन बीबी जी ने मेरे से करवाया था, जी वहाँ का है। जे जब 2011 में भास्कर वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड होना था, तो उसकी मैं ज्यूरी में मेंबर थी, ये उसकी पिक्स है ज्यूरी मेंबर होने के कारण। और ये स्लम एरिया में स्कूल खोला था, तो ये कुछ है। और ये बाकी कुछ न्यूज़पेपर में कटिंग्स हैं, जो मेरी पूरी स्टोरी लगी हुई है इसमें, फुल पेज का भी है, हाफ पेज का भी है। बस यही था, थैंक यू। थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी। और ये सब देखकर और ये सब आपसे सुनकर मुझे ऐसे ऐसे लगा कि ये तो आपकी पूरी अभी तक की, सिर्फ अभी तक तो आपकी उम्र बहुत है, पर अभी तक की भी आपकी सब ये जीवनी सुनकर ऐसे लगा कि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी थैंक यू। इतनी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, तो आपको जितना भी सैल्यूट करे उतना कम है। थैंक यू दी। और अभी यानी सुनकर क्या यानी किसके बारे में यानी क्या आपकी क्या बोलूं, मुझे तो ऐसे अच्छे से लफ्ज भी नहीं सूझ रहे, ऐसे हो गया है मुझे। थैंक यू। आपका लिटरेचर में तो बहुत बड़ा काम है ही, उसके बारे में फेसबुक पर भी मैं हमेशा आपको फॉलो करते रहती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है आपका नेशनल अवार्ड। पर ये जो आपकी सोशल अचीवमेंट्स है, इनके बारे में मुझे इतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत था। पर ये सब सुन के भी मुझे बहुत ही यानी आपके बारे में मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और सभी जो स्पेशली एबल्ड पीपल है उनके लिए आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो कि पूरे पूरे आपके सब लेक्चर में शुरू का सब जो पार्ट है उस वहाँ कितनी कठिनाइयों से आप गुजरी, ये आपने आपके लेक्चर का एकदम 1/4 पार्ट रखा, और 3/4 पार्ट में दूसरों के लिए क्या किया, लिटरेचर में आपकी अचीवमेंट, आपकी प्रोफेशन में आपकी अचीवमेंट, इनके बारे में ही आप बोलती रही। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड्स में आपने ये यानी टाइम का ख्याल रखते हुए जो भी सब कुछ बताया वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा।
मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। पर आप मेरी भावनाएं समझ सकते हो। नहीं, आप ठीक बोलते हो, आप ठीक है हिंदी आपकी। तो ये और भी आपसे बहुत सुनना है, आपके बारे में बहुत कुछ जानना भी है। तो मिलते रहेंगे और आप हमारे लिए लिखते रहिए अपने बारे में। थैंक यू दी, श्योर। थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू भावना दाई। कविता मैम, अंजना मैम, आपको कुछ बात पूछनी है? माझं हॅलो. एकच म्हणणं आहे की दिव्यांग कुठल्याही क्षेत्रामध्ये कमी नसतात बुवा. कुठलंही एक क्षेत्र घेतलं आणि त्याच्यात काम केलं तर पुढेच जातात. हाँ, इंद्रजीत जी, आपको मैं इनका परिचय करवाती हूँ। ये हमारी कविता मैम है। शी इज ऑल्सो वन ऑफ आवर लेक्चरर। अच्छा हुआ आपने आपका वीडियो शुरू नमस्कार। किया। तो ये कविता जी एडवोकेट है। तो ये धुले से है। लास्ट का लेक्चर उनका हुआ था। और वो भी विकलांगों के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है। यहाँ महाराष्ट्र में जो प्रहार नाम की संगठन है जो विकलांगों के लिए काम करती है, तो वहाँ वो भी उनके साथ बहुत बड़ा काम करती है। और खुद कोर्ट में जाके सब केसेस लड़ना, और विकलांगों के लिए भी जो भी कुछ केसेस आते हैं या लीगल एडवाइस देनी होती है, तो ये सब हमारी ये कविता मैम करती है। तो अपने विकलांग साहित्य सम्मेलन में भी नासिक में भी वो आई थी। तो ओके। हाँ हाँ तो ऐसी हमारी कविता मैम। कविता मैम, तुमचा व्हिडिओ चालू राहू द्या। क्या मॅडम? सॉरी. हाँ, व्हिडिओ चालू राहू द्या कविता मैम तुमचा। हाँ, तुम्ही बोलताय, बोला ना। तुम म्यूट आहात, तुम्ही म्यूट आहात। कविता मैम अनम्यूट करा, अनम्यूट। हॅलो. हाँ बोला। येतोय आवाज? हो। हा, आता भावनाताई तुम्हाला माहित असेल इकडे, आणि आपल्या विशाल दादा नाही माहित असेल, अहिराणी भाषा खानदेशात वापरली जाते. तर आता इथे 21 आणि 22 तारखेला पण खानदेश साहित्य संमेलन आहे अहिराणी खानदेशचं. त्याच्यातही मी सहभाग घेतलेला आहे, अहिराणी साहित्य संमेलन मध्ये पण. मराठी की एक वन ऑफ द यानी 2 ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस है ये, अहिरानी और क्या। हाँ, अहिराणी ही इकडची खानदेशी भाषा आहे. हाँ हाँ, जशी वराडी भाषा असते ना, तशी ही खानदेशी भाषा आहे. बरोबर। वहाँ का वो साहित्य सम्मेलन वहाँ धुलिया में हो रहा है। हाँ, धुलिया में हो रहा हो। करेगी कविता मैम। ओके, बहुत अन- अच्छी बात है, आप लगे हुए हो। जी, कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो भी करना है बहुत समाज के लिए, हाँ, दिव्यांगों बिल्कुल के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो नॉलेज अपने पास है वो उसका किसी को फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल सोच के करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आपके जो नासिक में प्रोग्राम हुआ था ना, उसके बाद अभी तक भी मुझे वहां से फोन आते हैं। बापू भोपटे जी के कभी कभी आता है। और एक है गायक, एक तो शारदा दी का आता था, उनकी तो डेथ हो गई। और एक और है मिस्टर गायकवाड़ है शायद कोई, उनका भी आता है। यानी शारदा मैम के हस्बैंड है वो। हाँ नहीं, वो भी है, एक और है। अच्छा, एक और है कोई कुछ
उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे पास सेव्ड है उनका शायद नंबर भी ना, ऐसे कुछ। तो उनका भी आता है मेरे को फोन, जब हमारा गुरुपुरब होता है ना, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी का, तब उनका फोन आता है जरूर। हाँ, तो वो मतलब वो भी कहते हैं कि हम गुरुद्वारा गए थे तो हमें लगा आपको फोन करें, तो फिर वो कर देते हैं मुझे फोन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी तक उन्होंने मेरे को याद रखा है इतने सालों से। हाँ नहीं, आपको कौन भूल सकता है, नासिक में जो भी आपको मिले कोई भी आपको भूला नहीं है। सही बात। आपका काम ही उतना ऊंचा काम है, बहुत ही काम किया हुआ है। थैंक यू। और बहुत सारी कठिनाइयां झेली आपने, वो सब सुन के आपके आंखों में आंसू आ गए थे जब आप ऋषि जी के बारे में बता रहे थे। हम लोग भी वैसे कर रहे थे सच में। हाँ। विशाल। अंजना मैम, आपको कुछ बात रखनी? जी जरूर। मुझे याद है मैंने मैम को पहली बार नासिक के साहित्य सम्मेलन में देखा था। ये मैम को और भावना मैम को, तभी मुझे रियलाइज मतलब मैंने ऐसे सोचा कि हमारे जैसे लोग भी ऐसे मंच पर ऐसे इतने आसानी से चल फिर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे कभी विकलांग लोगों को इतने बड़े मंच पर देखा नहीं था। और मुझे याद है, भावना मैम भी याद है और ये मैडम भी याद है। थैंक यू। और अंजना। हाँ मैडम। हाँ, तो ये अंजना का भी मैं परिचय करवाती हूँ, इंद्रजीत जी। ये जी। जो है ना, ये हमारी बहुत ही चुलबुली लड़की है। ठीक है। इसने क्या क्या नहीं किया है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऊंची जो चोटी है ना, सह्याद्री की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, वो है कलसूबाई। तो ओके। इसने, ये भी पोलियो अफेक्टेड है, ये क्रचेस लेकर चल सकती है, पर दिक्कतें बहुत होती है उसे भी चलने में। तो उसने वो कलसूबाई कितना, अभी कितना हुआ, 21 हुआ ना, 20 बार कंप्लीट हुआ है। 20 बार। हाँ, तो हाँ, और 11 बार उसने कंप्लीट किया, तो उसे वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम था। और अभी फिर भी उसका वो भी तो चालू है ट्रैकिंग। तो उसने शायद ही एक भी ऐसे महाराष्ट्र का ऐसे किला छोड़ा नहीं है कि जहाँ वो गई नहीं है। और ओके। उतना ही तो वो दुर्ग संवर्धन ऐसे एक ग्रुप में काम करती है, जो ये किलों के आजू बाजू जो भी ऐसे कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, लोग जाते हैं टूरिस्ट लोग और कूड़ा करके आते हैं वहां पे, तो वो सब साफ सफाई करने की जो मुहिम होती है, उसमें भी अंजना बहुत बड़ा काम कर रही है। ऐसी ऐसी है ये हमारी लड़की। और उसने भी बहुत दिक्कतों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की है, और खुद के बलबूते पर पूरी की है। यानी वो खुद कमाती थी और अपना जो पढ़ाई थी उसने वो पूरी की है। हाँ, बहुत बड़ी बात है जी, सच में बड़ी बात है। ऐसे तो जिनको चैलेंज नहीं है वो भी नहीं ऐसे कर पाते। हॅलो अंजली ताई, इथे एक गाळणचा पण किल्ला आहे, खूप सुंदर आहे. तुम्ही हो, कदाचित तो नाव यायचा आहे मला. ऐकलं. हो, गायना किल्ला बघायचा आहे. हो, ते आणि त्याला येऊ प्रतिकाशी तुमच्याकडे नक्की म्हणतात. येऊ. नक्की या, तुम्ही सांगा, मग आम्ही वाटल्यास इकडून येऊ. कारण की त्याला प्रतिकाशी म्हणतात. खूप मंदिरं पण आहेत तिथे असं ऐकलंय मी, स्वतः काही गेली नाहीये. हो, मी पण ऐकलंय आणि माझी पण इच्छा आहे येण्याची. तुम्ही येत असाल ना तर आपण नक्कीच जाऊयात. चालेल. आणि सोनगीर म्हणून गाव आहे, तिथेही एक किल्ला आहे छोटासा धुळ्याच्या जवळ. सोनगीरचा किल्ला ना, हा ते पण ऐकलेलं आहे. आणि एक लळिंगचा पण किल्ला आहे. हा, लळिंग किल्ला. हो, तो पण आहे इथे लळिंगचा किल्ला. कधी आलात तर सांगा, करू आपण काहीतरी नियोजन. नक्की नक्की. हा मॅडम, मला एक जाता जाता 2 शब्द बोलायचे फक्त इंद्रजीत मॅडम साठी.
आपने तो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। थैंक यू। सही बात है। और खुद एकदम का दुख दर्द भूलकर आपने जो समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया है ना, वो सचमुच सराहनीय है। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मेरी भी एक बात रहेगी इंद्रजीत जी की आपने यशोधरा के बारे में जो भी लिखा और उसके बारे में जो आपने अपनी फीलिंग्स प्रकट की, वैसे ही मुझे बहुत ही ऐसे लगता था कि ऐसे बहुत सारे, यानी जैसे यशोधरा जी है वैसे लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। हाँ, उर्मिला। हाँ, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है इतिहास में। तो उनके बारे में आपने लिखा और आपकी खुद की भी फीलिंग इतनी ऐसे उभर आई थी जब आप वो बात बोल रही थी ना, तो हाँ, एकदम कनेक्ट हो गया कि सच में सब लोग गौतम बुद्ध जी, उनका अपना अपने अपनी जगह पे उनकी ऊंचाई तो है ही, पर उनको जो भी सपोर्ट करने वाले लोग थे उनके घर के, और उसमें से सबसे खास तो उनकी पत्नी, जिनको सब सैक्रिफाइस करना पड़ा और बाकी की सब जिम्मेदारियां उन्हें झेलनी पड़ी। तो उनके बारे में आपने लिखा, बहुत ही बड़ी बात है, ये होना ही चाहिए था। थैंक यू। मराठी में उर्मिला के बारे में एक कविता लिखी गई है, गाना है, तो उसमें वो सब अपने बारे में बोलती है कि जैसे आपने बोला ना कि वो ऐसे पैलेस में रह के उन्होंने संन्यास किया हाँ, है, वैसे बिल्कुल। उर्मिला भी था ना कि वो तो अपने पैलेस में थी, पर अपना पति साथ में नहीं और सबके लिए सोचना है, वो सब उसने किया। तो बहुत बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो यश मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए, वहां से मैं मंगा लूंगी आपकी ये बुक। बट वो उसमें दिक्कत ये ना, वो पंजाबी में होएगी, आप कैसे, वो एक इशू रहेगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो पूरी बुक ना हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए। अगर वो हिंदी में हो जाएगी ना, फिर बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि ये जो संस्कृत से जन्मी हुई भाषाएं हैं जैसे पंजाबी भी, तो वो समझने में हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आती, थोड़ा दिमाग चलाने से वो समझ में आ हाँ जाती है, हाँ, पर ये तो है, ये ना लिखा ये तो हुआ है। हिंदी में चाहिए। हाँ हाँ क्या हाँ 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 आप समझ रही हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। यानी भाषा पंजाबी चलेगी लेकिन स्क्रिप्ट हिंदी चाहिए। हाँ वो अभी स्क्रिप्ट भी पंजाबी में है ना, गुरुमुखी। अच्छा। अच्छा, है। अच्छा, तो हाँ वो तो आपको करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। हाँ हाँ। वो तभी मैं सोच रही हूँ ना कि अगर इसको, एक्चुअल में ना ये एक थे हमारे मित्र, वो कह रहे थे कि हम कर देंगे। उसमें भी ये होता है ना कि आपको कई बार वो लगता नहीं है, मतलब कि ये बंदा इसके साथ जस्टिस कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक होता है वर्ड्स को ट्रांसलेट कर देना, एक होता है उसकी इमोशन को भी साथ में, है ना। नहीं तो वो उसका वो मर जाता है, जो उसका मतलब एक्चुअल कंटेंट भी कह लो आप, या कह लो कि उसका जो मेन फ्लेवर और टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे बंदे की तलाश में हूँ जो दोनों को कायम कर रख पाए। ऐसे तो मुझे कई लोगों ने ऑफर किया है जो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट फिर वो एक स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करना तो हो जाएगा, बट उसका जो अंदर का इसेंस है ना, वो नहीं हो पाएगा, जो मतलब कंटेंट मर जाएगा, वो नहीं मैं चाहती। तो ये है। ये तो ऐसे लगता है कि आप खुद ही अच्छे से कर पाओगे वो ट्रांसलेट। अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं। अरे वैसे तो आपको लगता है, हमें नहीं वैसे लगता। आपकी पहले भी मैंने लेक्चर सुनी, अभी भी सुनिए, तो बिल्कुल नहीं ऐसे लगता, और आप जो करेगी वही बेस्ट ट्रांसलेशन होगा चलो एक्चुअली। लेट्स सी, देखते हैं। अभी सोचती हूँ इसके बारे में, अभी और भी बड़े प्रोजेक्ट है ना, क्या क्या करूँ। मुझे दिक्कत है, फिर भी कोशिश करती हूँ, या देखती हूँ अगर कोई अच्छे मित्र हैं हमारे बड़े हिंदी लिटरेचर के भी, अगर कोई मिल जाते हैं, अगर कोई एग्री हो जाते हैं तो फिर देखते हैं। मेरी भी खुद की इच्छा है, क्योंकि वो एक्चुअल में काम सच में
है कि जिसको काउंट होना चाहिए, वो वैसा काम है जो पूरे भारत में जाना चाहिए, है ना। तो वो नहीं जा पाया है, वो एक बैरियर तो रहा उसमें लैंग्वेज का। तो वो मुझे भी लग रहा है कि इसको हिंदी में आना चाहिए। अगर वो हिंदी में आ जाएगी तो वो मतलब एक ठीक ठीक लेवल का काम मैंने किया हुआ है उस पे। और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो जाए उसका ना, तो और हाँ हाँ हाँ, वो भी हो जाए। तो अभी एक्चुअली में मैंने सोशल इंगेजमेंट्स में इतनी बिजी हो गई कि लिटरेचर को अब टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। ये दिक्कत आ गई है मेरे साथ। बिल्कुल। विशाल, मैम आपसे 2-3 सवाल पूछने थे। जी सर, एक जी तो सर। सबसे पहले, जैसे भावना दीदी ने कहा कि यशोधरा बुक लिखते वक्त आप वो रोल में चले गए, तो ये जैसे कि कहा जाता है हर धर्म ग्रंथ में कि हम जो भी है यहाँ पर तो रोल प्ले करने के लिए आए हो, तो आपने हाँ, तो जी कर मतलब वो रोल कैसे जीना है ऐसे दिखाकर लोगों को पाठ दिया है, तो इसका इंस्पायरेशन कैसे मिला आपको? एक्चुअली मैं इसका इंस्पिरेशन ना मतलब गौतम बुद्ध पे ना काम करते थे, मतलब जैसे कुछ चीजें करते थे ऋषि जी में और डिस्कस किया करते थे ना। तो मेरे को हमेशा ये होता था, मतलब मन में आता था कि यार अगर यशोधरा गौतम बुद्ध की जब हम गौतम बुद्ध पे बातें करते होते थे ना, तो हमें मेरे दिमाग में यशोधरा भी साथ साथ चलती रहती थी। मुझे लगता होता था कि गौतम बुद्ध पे हम बात कर रहे हैं, उनके त्याग पे बात कर रहे हैं, है ना। तो मैंने ना एक बार कविता लिखी थी, हे बुद्ध करके। जब मैंने वो कविता लिखी थी ना, हे बुद्ध, ये आई थिंक 2008 में लिखी होगी, तब ही मेरे दिमाग में ना आया था कि जब मैंने वो कविता लिखी थी ना, हे बुद्ध पे मतलब अलग करके ऐसे कुछ कविता थी एक, और एक हे बुद्ध, ऐसे दो कविताएं थी। जब मैंने वो लिखी थी तब मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ना यशोधरा पे पढ़ना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम गौतम बुद्ध को ज्यादा डिस्कस करते गए, तो मेरे दिमाग में ये बात पक्की होती गई कि मुझे यशोधरा पे काम करना चाहिए। मुझे यशोधरा को भी की तपस्या को भी देखना चाहिए। तो मतलब फिर ये बात मेरे को अल्टीमेटली मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे इस पे काम करना है। बहुत ही बढ़िया। जी। और दूसरा सवाल कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट और सबसे पेनफुल मोमेंट इन लाइफ? पेनफुल तो आपने वो स्लाइड में भी देखा होगा, जब ऋषि जी की वो जल रहा है ना बॉडी, तो मैं वहां बैठी हुई रो रही हूँ, वो पिक है मेरे पास। मतलब उससे पेनफुल मोमेंट क्या होगा मेरे लिए। और एक पेनफुल मोमेंट था जब मेरी मदर की लेग एम्पुटेट हो गई थी। ये तो बहुत बड़े पेनफुल मोमेंट है मेरी लाइफ में ना। इनके बारे में तो मैं इसी सिर्फ इन दो मोमेंट्स के कारण मैंने अपनी बायोग्राफी नहीं लिख पा रही हूँ, कि मैं उस दर्द को दोबारा नहीं झेलना चाहती उसको। मेरे को जब मैं लिखूंगी तो मैं उस दर्द को दोबारा से झेलूंगी, और वो मेरे बस का नहीं है। तो इसी के कारण मैं अपनी बायोग्राफी नहीं लिख पा रही हूँ, इन इन पेनफुल मोमेंट्स के कारण। और खुशी के पल बहुत है। मतलब जब मैं बहुत खुश हुई, जब मुझे संस्कृति पुरस्कार मिला था, हम दिल्ली आए थे, वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक खुशी का मोमेंट था। फिर जब मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा खुशी का मोमेंट था। और मतलब ऐसी चीजें हैं जो मेरे लाइफ में बहुत बड़े मोमेंट थे, जो मेरे लिए मतलब बहुत खुशी के पल थे। जहाँ मेरे को मतलब अच्छी फीलिंग थी, मुझे लगा ये हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में ना। तो इसी कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। और जब वो बीबी इंद्रजीत कौर, उनसे जब मैं मिलती हूँ, वो जब मेरे को मेरी व्हील चेयर ऑपरेट करके लेके गए थे, वो मेरे लिए बहुत खुशी के पल थे। बहुत बड़ी मतलब खुशी मिली थी मुझे तब। मतलब ऐसे कुछ है मेरी लाइफ के पल जो मेरे लिए बहुत खुशी के पल थे। जब ऋषि जी के साथ हम डिस्कस करते थे या कहीं कोई सेलिब्रेशन होती थी, वो मेरे लिए मेरे जन्मदिन पे आना, ये मतलब ऐसी बहुत सारी
पल थे जो खुशी के हैं और खुशी के थे। तो ये है, पेनफुल भी है और ये खुशी भी है। मेरी जब पहली बुक आई थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, कि मैंने एक एक ड्रीम देखा था और वो ड्रीम पूरा हो गया था एक पहले काम में, तो वो मेरे लिए खुशी की बात थी। जब भगत सिंह पे बुक आई वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी जिस दिन वो रिलीज हुई थी। मतलब ऐसे कुछ थे मेरी लाइफ में मोमेंट्स जो मेरे लिए बहुत खुशी के हैं। जब मैं दूसरों को खुश देखती हूँ, जैसे जो मेरी छोटी बहन ही कह लो जो मेरे साथ रहती है, जब उसने ग्रेजुएशन किया तो खुशी के कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इस बच्चे को ये लाइफ दे पाई। तो जब कोई और बच्चे जब कामयाब होते हैं, वो अचीव करते हैं, वो कोई नई बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, वो पल मेरे लिए बहुत खुशी के होते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं तब खुशी के मारे। तो ये सब मेरे लिए खुशी के पल हैं। और दूसरी बात, ये सारा करने के लिए जो भी आपका पेशेंस है, आपने कहा कि दो जो पोएट्री आपने लिखा तो 6 साल स्टडी किया, तो इतना पेशेंस और ये करने में एनर्जी कहाँ से आती है? भगत सिंह पे काम करने में तो था बहुत दिक्कत। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, घर को मैनेज करना था, दो दो मुकदमे चल रहे थे, कोर्ट के चक्कर थे। फादर के साथ ऋषि जी जाया करते थे कोर्ट ना, तो वो मतलब वो बड़ा अजीब सा था। बट एनर्जी भी वो भगत सिंह से ही आ रही थी। जब भगत सिंह की लाइफ पे लिख रही थी, वो कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे वो ड्रीम देख रहे हैं, कैसे उनको लगता है भारत को ऐसे आजाद कराएंगे, सब अच्छा होगा, और आज किस कंडीशन में भारत है। और मतलब वो सब जब मैं देखती थी कि बंदे का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बिना सेल्फ इंटरेस्ट के इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने चला हुआ है, और उसके साथ ही है वो कैसे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कैसे वो मतलब आपस में भी उनके लड़ाई झगड़े होते हैं। राजगुरु को ये प्रॉब्लम है कि हर मिशन में भगत सिंह को क्यों भेज दिया जाता है, वो ये क्या हो रहा है। और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे, तुम चले जाओगे तो पूरा हमारा जो संगठन है वो बिखर जाएगा। ये मतलब तुम हमारे सबसे अच्छे जो मतलब कार्यकर्ता हो, हम तुम्हें इतनी जल्दी लूज नहीं कर सकते, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम तुम्हें लूज कर दें। लेकिन सुखदेव कहता है नहीं नहीं, ये भगत सिंह ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। हमारी बात असेंबली में अगर कोई बोल सकता है तो भगत सिंह ही बोल सकता है, इसी को बम फेंकने जाना होगा। चंद्रशेखर आजाद मान नहीं रहा है। मतलब वो सब बातें जब आप उस पे काम कर रहे हो तो आप उनके साथ जी रहे हो। आपको, मुझे को लग रहा था मैं शायद भगत सिंह के साथ ही कहीं घूम रही हूँ, चंद्रशेखर आजाद के साथ ही, राजगुरु के साथ, सुखदेव के साथ, ये भगवती चरण वोरा के साथ, ये सब साथ ही में है कहीं पे, और मैं उनको लाइव जैसे देख रही हूँ। तो वो मेरी लाइफ का पर्सनली तो बहुत खतरनाक फेज था, बहुत पेनफुल फेज में से मैं गुजर रही थी। लेकिन उनपे काम करना ही अपने आप में एक एनर्जी था, उनपे काम करना ही आपके लिए एक इंस्पिरेशन था। तो वो इंस्पिरेशन मिल रही थी। दूसरी बात आपने कहा कि मतलब जो मेरे को लंबा टाइम लगा 5 साल, क्योंकि उसमें रिसर्च वर्क था। जो पोएट्री में भी अगर लिखना है तो है तो हिस्ट्री ना। इमेजिनेशन को लिखने के लिए आपको होमवर्क की जरूरत नहीं होती, अपनी कल्पना को लिखने के लिए वो आपका एक थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन जब आपने हिस्ट्री पे काम करना है तो आप फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, आप उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। आपकी एक गलत फैक्ट पूरी हिस्ट्री को खराब कर देगी। तो वो बहुत कठिन कार्य था, बहुत लंबा कार्य था। उसके लिए बहुत, फिर ये ऐसा तो है नहीं कि आज आपने उस हिस्ट्री को पढ़ा और कल लिख दोगे, नो। पर मैं प्रोज में रही हूँ, उसकी बायोग्राफी पढ़ रही हूँ, उसकी अपनी जो हैंड राइटिंग्स है, मतलब जो उसकी अपनी लिखते हैं, उसके जो अपने आर्टिकल्स है वो पढ़ रही हूँ, उसकी डायरी को पढ़ रही हूँ, उसके साथियों ने जो उसके बारे में लिखा वो पढ़ रही हूँ, अलग अलग राइटर्स ने जो भगत सिंह की बायोग्राफीज लिखी उन सबको हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में जो भी अवेलेबल है वो पढ़ रही हूँ। कुलदीप नैयर को पढ़ रही हूँ, वो भगत सिंह के बारे में क्या लिख रहा है। तो वो सब मैं पढ़ रही हूँ, बट लिखना तो मुझे पोएट्री में है, तो उसको कंसीव भी तो करना है। तो उसको कंसीव करने में और उसको करने के बाद अपना एक थॉट बनाने में
और उस थॉट प्रोसेस को मतलब कागज पे लाने में और फिर उसको रिफाइंड करने में ये अपना एक टाइम लेगा। मतलब जे बहुत छोटा नहीं है काम, जे बहुत बड़ा और लंबा है और बड़ी साधना मांगता है, और आपको उसी फेज में रहना है। एक तरफ आपको घर में इतनी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, और ऊपर आपको मेंटली उसी फेज में रहना है। आप उस फेज से निकल नहीं सकते। अगर आप उस फेज से निकलोगे तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, आपका रिदम टूट जाएगा। आपकी पोएट्री में पता चल जाएगा कि यहाँ आप आपकी मैचिंग ही नहीं है पिछले इंसिडेंसेस से के साथ आगे वाले में। तो ये एक मतलब उसमें आपको रहने के लिए उसमें लगातार आपको उसी में रहना है, उसी में गुजरना है, और तब आप लिख पाते हो। नहीं तो आप आएगा नहीं बाहर, वो लिख ही नहीं पाओगे। तो ये इसीलिए इतना इतना लंबा टाइम लगता है इस सारे में। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप इतनी अच्छे से ये बात इंसिस्ट करके बोल रही थी कि ये इतिहास है ना, यानी वो फैक्ट्स हम बदल नहीं सकते। मुझे हमेशा बहुत दुख होता है जब मैं ये बॉलीवुड वाली मूवीज देखती हूँ हाँ, हिस्ट्री पर आई है। बहुत बहुत दुख होता है कि एक तो अब बच्चे पढ़ नहीं रहे, बुक्स हाथ में लेके रिसर्च करना तो दूर की बात है, बुक्स हाथ में लेके दूसरों ने लिखा हुआ पढ़ते भी नहीं। वो मूवीज देखते हैं, मूवीज जरूर देखते हैं। तो वो मूवीज में अगर गलत तरीके से दिखाया जाता है तो वो गलत तरीके का इतिहास सीखते हैं। जो फैक्ट्स है अभी तक रिसर्च से आई हुई फैक्ट्स उनके बारे में, यानी मूवी भी एक आर्ट है ना, जैसे आपकी पोएट्री एक आर्ट है वैसे मूवी भी एक आर्ट है। तो उसमें वही नाम लेके अगर हम कोई कथा सामने लिख रहे हैं तो वो ऐसे बिगाड़ तोड़ मोड़ के कैसे भी लिखना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है वैसी मूवीज देख के। हाँ, बिल्कुल। जैसे कलाकार, आप जैसे पोएट्स जब ये ऐसी बात इंसिस्ट करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ भी तो होप है। थैंक यू। विशाल, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो आपका ये सारा सुन के दो लोगों का जो कैरेक्टर है वो याद आया। एक तो हमारे महाराष्ट्र में साने गुरुजी थे जो ऐसे कहते थे कि सारे जो भी समाज है उसके ऊपर माँ जैसा प्यार करना चाहिए। तो आपने तो खुद इतने सारे काम किए, सभी बच्चों को मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है, यानी कि हर समाज के हर जो भी हिस्सा है उसके लिए आपने काम किया है। तो सच में एक माँ जैसा काम करना बहुत बड़ा है। आपको ये सारा करने में मतलब खुद का कुछ भी नहीं है। इवन आपने कहा कि एज अ प्रोफेशनल जो भी अकाउंटिंग करते हो उसके पैसे भी नहीं लेना, कभी कभी लेना भूल जाते हो। इतना कमिटमेंट, इतना डिवोशन, तो सच में आपको सैल्यूट है मैम। और दूसरी बात जो हम सीखे हैं, संत रामदास स्वामी जी उनका एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि श्रवण मनन केलेची करी त्याना व साधक। इसका मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपने कहा कि भगत सिंह के बारे में आप जब लिख रहे थे तो आपने पहले उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में सुना, और उसके बाद उसका सारा चिंतन किया और खुद अपने थॉट मतलब वो समझ के उसका थॉट लिया। ये तो बड़ी साधना है। ऐसे वो कहते हैं, वो ऐसे आपने जिया और इतना बड़ा जो भी है महाकाव्य आपने समाज के लिए बनाया। तो बहुत ही ग्रेट वर्क है आपका। बहुत बहुत सैल्यूट मैम। और आज आपसे जो सुना ना वो बहुत ही मतलब इंस्पायरेशन हमारे लिए। हम तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारे सीरीज जब शुरू हुआ संवाद सारथी का, संवाद यानी तो कम्युनिकेशन है। तो जैसे एक भक्त अपने भगवान से संवाद करता है तो वैसे सारे समाज में संवाद की जरूरी है। और ये ऐसे कहा जाता है कि इट्स अ कम्युनिकेशन एज। ये जो अभी सारे दुनिया में चल रहा है तो ये सारा कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ रहा है, संवाद ज्यादा बढ़ रहा है। तो सारे अच्छे काम करने वाले लोग आपके जैसे
ज्यादातर काम कर रहे हैं समाज के लिए। और दूसरी बात, हम तो यहाँ से सीखने के लिए आते हैं। आज 22वां एपिसोड है, लेकिन हर एक यूनिक कैरेक्टर है, हर एक का काम अलग अलग है और सभी इंस्पायरिंग काम है। और जिससे ये सुन के, और ये फेसबुक और यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे जरूर। तो यही कहना था। और आपने इतना कीमती समय हमें दिया, तो इसलिए पूरे संकल्प फाउंडेशन परिवार से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। हम आपसे जरूर कांटेक्ट में रहेंगे और आपसे जब भी जरूरत पड़ेगी आपसे मदद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक जाते वक्त एक छोटा सा, हाँ, आखिरी में एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से, फिर हम प्रार्थना से प्रोग्राम का एंडिंग करेंगे। बस मैसेज तो यही है कि चैलेंज हर किसी की लाइफ में आता है ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान ने हमसे कुछ छीना है ना, तो उसके बदले में हमें कुछ दिया भी है। तो हमें दिया क्या है ना, उसी पे फोकस होना चाहिए। तो जो हमें दिया है उसी के मतलब हमें उसके लिए थैंकफुल भी होना चाहिए और उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। कुछ लोगों में टैलेंट होता है पर वो पूरी लाइफ ये समझ नहीं पाते कि उनके पास ये टैलेंट है, और उस पर वो फोकस नहीं हो पाते। मतलब हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमसे अगर भगवान ने कुछ छीना है ना, कुछ लिया है, तो बदले में हमें जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, वो हमें पहचानना चाहिए बस। जी जरूर, बहुत 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 शुक्रिया। और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि आज प्रेयर जपजी से आप एंड करोगे आज के प्रोग्राम का, अगर जपजी की प्रेयर गाओ तो। वो पहली पौड़ी आती है बस मुझे। हाँ ठीक है, पहली पौड़ी गा दी है। हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी मिलते रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ी हम आपसे जरूर मदद लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद।